चेक लाइव है क्या? सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो। आज मैं सीए अंकिता मैम आप लोगों के सामने आई हूं एक नई लाइव सीरीज लेकर, विच इज सीए फाउंडेशन लॉ आरटीपी एंड एमटीपी सेशन। और यही सीरीज में हम करने वाले बहुत सारे आईसीआई के क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने खुद ने ड्राफ्ट किए और आंसर्स दिए इन द आरटीपी एज वेल एज द एमटीपी। मुझे 100% गारंटी है कि ये पूरे सेशंस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का लॉ का जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर इंक्रीज होगा और आप लोग और बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन में जो है आंसर्स लिख पाओगे। अभी तक तो मैं उम्मीद कर रही हूं आप लोगों के प्रिपरेशंस काफी अच्छे रहे होंगे और ये वो सेशन है एग्जैक्टली जो आपको काफी मदद करेगा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। पहली बात तो ये सेशन शुरू करने के पहले मुझे बता दीजिए क्या मैं ऑडिबल हूं, क्या मैं विजिबल हूं, इज द वॉइस ओके, इज द स्क्रीन ओके। फिर उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द ये सेशन की करते हैं शुरुआत। एक बार मैं खुद भी देख लेती हूं, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? आवाज कम करता है क्या थोड़ी सी? हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या बात है, कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? हाउस द जोश एवरीवन, कम ऑन। क्या कहता है आपका एनर्जी मीटर? हेलो, क्लासरूम की आवाज थोड़ी सी और कम कर दे। आवाज कट हो रही है या क्लियर है, एक बार बताना। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एक थम्स अप मुझे दे देना सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। तो क्लासेस के दौरान आप लोग जानते हो हमारे सारे के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो कवर हो चुके थे। अलॉन्ग विद दैट हमने सारे के सारे पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स भी सॉल्व किए हैं और ये सीरीज के द्वारा हम लोग आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं। सो बेसिकली मैंने पूरी थाली जो है वो सजा के परोस के आपके सामने रख दी है। बस आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट उठाना है और जो भी सारी चीजें परोसी हुई है उसको अच्छे से, सही से, एकदम तहे दिल से आपको उसे खाना है। आई एम 100% श्योर फिर आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो आएगा ही। खाना है इन द सेंस आपको अपना दिमाग लगाना है और एग्जामिनेशन के 3 घंटों में अप्लाई करना है, तो फिर आई एम श्योर कि आप लोगों को काफी अच्छा रिजल्ट एग्जामिनेशन में आएगा ही। डर लग रहा है? हाँ बेटा, ऑफ कोर्स डर लगना चाहिए, आपकी दिल की धड़कनें तेज होनी चाहिए क्योंकि कुछ ही दिनों में आपका एग्जामिनेशन आ रहा है। इनफैक्ट अगर आपको डर नहीं लगता था तो वो ज्यादा डरने वाली बात थी। दिल की धड़कनें तो बढ़ेगी क्योंकि पहली बार आप कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और वो भी इंडिया लेवल पे। एक से एक बढ़कर लोग जो है आपको कंपटीशन देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत तो बटरफ्लाईज आने ही वाला है, बट डोंट वरी, दैट विल ऑल्सो पास। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल मत हो। ऐसा नहीं सोचना है आप लोगों को कि ये एग्जामिनेशन जो है ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी लाइफ है। ऐसा आप सोचोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेसफुल रहोगे, एंजाइटी बढ़ेगा और इनफैक्ट जितना आ रहा है वो भी सारी चीजें जो है आप भूलने लग जाओगे। लैग हो रहा है? हाँ, लेक्चर लैग हो रहा है क्या? एक बार बताना मेरे को। एक बार ओके, तो मैं वही सारी चीजें कह रही थी कि आप अब बहुत स्ट्रेसफुल भी मत फील करो फॉर द एग्जामिनेशन। इवेंचुअली दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट योर कंप्लीट लाइफ। ठीक है, तो ऐसे आप पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने पढ़ाई की है वो भी सारी चीजें याद आएगी। अब बार बार बोलोगे मैं तो भूल रहा हूं, मुझे तो नहीं याद आ रहा है, तो फिर वैसी ही चीजें अट्रैक्ट होती है और फिर आते हुए क्वेश्चंस भी आप भूलना चालू कर दोगे। सो आई डोंट वांट दिस टू हैपन विथ यू। अब देखो, आप लोग जानते हो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अगस्त, तो अब समय आ चुका है। इनफैक्ट अब जो है अंतिम घड़ी आ चुकी है। तो
आपने आज तक अपने ये सपने के लिए बहुत मेहनत की है, इतने महीने से आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, तो अब अगर आपने इतने टाइम से मेहनत की है, थोड़े के लिए हमें चीजों को नहीं छोड़ना है. वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ अचीविंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर सीए जर्नी. तो मैं चाहती हूं कि आप लोग भी बहुत पॉजिटिवली ये सेशंस को देखें, सॉल्व करें, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं कह रही हूं उनको आप फॉलो करो. आई एम 100% श्योर कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा कुछ नहीं है. मैंने जो नोट्स है उसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो. अदरवाइज आप आईसीआई के वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहां पे मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं. Along with that, I want some basic stationery to be with you handy. जैसे कि स्केल है, पेंसिल है, पेन है, हाइलाइटर है, कुछ बेसिक स्टेशनरी आपके पास होना चाहिए. अज्यूम कीजिए ये सेशन जो है ये वर्चुअल नहीं है, ये सेशन जो है फेस टू फेस है, तो आपको सच में मैं फटके दूंगी वहां पे अगर आप लोगों ने स्टेशनरी नहीं लाया और पीडीएफ ओपन नहीं किया या उसका प्रिंट आउट नहीं लिया. देखो, आपको वैसे नहीं लाना है स्टेशनरी, पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं लेना है तो मत लीजिए. इससे आप मुझे चीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को चीट कर रहे हो. तो क्या आप ये गद्दारी खुद के साथ करना चाहते हो इवेंचुअली? या आपकी जिंदगी है, आपकी जर्नी है, आपकी एग्जामिनेशन है, आपकी लाइफ है, आप डिसाइड कीजिए. आप मैच्योर्ड इनफ हो कि आपको अपने लिए क्या करना है. मैं तो सिर्फ एक टीचर हूं, एक मेंटोर हूं, आपकी गाइड हूं, आपकी बड़ी बहन हूं, आपकी दोस्त हूं. मैं सिर्फ आपको बोल सकती हूं कि अगर स्टेशनरी और नोट्स आपके पास हैंडी रहेंगे तो आपके लिए ऑफ कोर्स एक बेटर कॉम्पिटिटिव एज रहेगा और अंडरस्टैंडिंग में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और ये सेशंस की ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप तक पहुंचेगी. दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई वांट यू ऑल टू कीप ऑल दिस विथ यू ऑल. ठीक है, कोई भी बच्चा अगर चैट बॉक्स में स्पैम कर रहा है, मैं चाहती हूं ऑल दी अदर किड्स शुड प्लीज टेल हिम टू स्टॉप स्पैमिंग, क्योंकि अभी ये सब टाइम पास करने का टाइम हमारे पास नहीं है. एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. तो मैं तो चाहती हूं कि आप लोग उनको सीधा मुंह पे जवाब दे दो और रोस्ट कर लो, क्योंकि देखो मैं कंटिन्यूसली तो सारे चैट्स जो है वो पढ़ नहीं पाऊंगी और टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो बातचीत भी मैं नहीं कर पाऊंगी. रेगुलर सेशंस होता है तो अलग बात है. आज टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास इनफैक्ट मतलब नॉट मेरे पास, आपके पास जो है वो टाइम बहुत कम है, तो स्पीड भी मेरी ज्यादा रहेगी. अलॉन्ग विद दैट कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे. ये लाइव सेशन तो मेरे साथ लाइव करना ही है, बट अगर आप चाहते हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और यू आर स्टिल लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस, तो आप एक बार 2 बार ये सेशन जरूर देख के जाना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा. तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे सेशन से और मैं आ जाती हूँ टूवर्ड्स द नोट्स दैट आई हैव गिवन टू यू ऑल. सेशन के बाद आई थिंक चैट बॉक्स में हेमंत को बोलना ना नोट्स की लिंक भेज देना. तो यू जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं है मुझसे जुड़े हुए, व्हाट यू ऑल कैन डू इज इन द चैट बॉक्स यू ऑल कैन डाउनलोड द नोट्स. ओके, तो मुझे कॉल कर रहा है. ये सेशन के नोट्स योगिता के पास भी है, चैट बॉक्स में डालने बोल दे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. तो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 जो है सीए फाउंडेशन का, अब आप जानते हो देखो मॉडल टेस्ट पेपर्स जो डिजाइन किए हैं आईसीआई ने, दे आर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द पेपर दैट इज बीन गिवन टू यू ऑल इन द फाइनल एग्जामिनेशन. तो फाइनल एग्जामिनेशन में जैसा पेपर आता है वैसे ही फॉर्मेट में आपका मॉडल टेस्ट पेपर भी आईसीआई बना के देता है. तो अगर आप ये क्वेश्चन का फॉर्मेट भी देखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी क्वेश्चन, तो यहां पे आपके पास चॉइस नहीं है. बाय हुक और क्रुक यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया या अगर आपको क्वेश्चन 1 का कोई एक आधा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करते नहीं आया, द मार्क्स दैट यू विल लूज इज नॉट फ्रॉम दैट 120 मार्क्स बट इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम दोज 100 मार्क्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी अटेम्प्टेड कंपल्सरी. ठीक है, और आप जब ये मॉडल पेपर्स देखोगे भी ऑन एंड ऑफ आपको समझ में आ ही जाएगा आईसीआई कैसी ट्रिक आप लोगों के साथ प्ले करती है. क्वेश्चन नंबर 1 में यूजुअली इंस्टीट्यूट जो है 2-3 एक्ट्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछती है. तो अगर आपने कोई एक आधा एक्ट छोड़ भी दिया है एज एन ऑप्शन, आप समझना दैट मार्क यू आर गोना लूज एंड दैट्स गोना बी फ्रॉम द 100 मार्क्स कंपल्सरी क्वेश्चंस. सो डोंट प्लीज कीप एनीथिंग इन ऑप्शन, आपको सारे क्वेश्चंस को करना होगा सॉल्व. यूजुअली देखो देर आर अराउंड
not exact, but yes, around 18 questions in totality along with the optional question जो इंस्टीट्यूट पेपर में देता है. बट फिर आप जानते हो कि बाकी के जो 5 क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन. सो आउट ऑफ द 120 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना जो कंपलसरी है वो सिर्फ होता है 100 मार्क्स का पेपर जो आपको सॉल्व करना होता है. टाइम कितना दिया जाता है? यू हैव बीन अलाउड 3 आवर्स टू सॉल्व द पेपर, बट 15 मिनट पहले जो है आपको आपका क्वेश्चन पेपर जो है हाथ में मिल जाता है. इन 15 मिनट में आपको क्या करना है? इन 15 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं और कौन से वो क्वेश्चंस है जो आपको ऑप्शन में छोड़ना है ना. एंड देन यू नीड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फर्स्ट विच यू नो द बेस्ट. क्यों? इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक रीजन, इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक कारण है और मैं बताऊंगी इसका कारण क्या है. आई एम सून गोइंग टू अपलोड अ वीडियो रिलेटिंग टू दैट. टुमारो 7 o'clock दैट वीडियो विल बी प्रीमियर्ड. मैं आपको लिंक भेजूंगी उसकी, उसमें आपको समझ जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजीज होती है इन द एग्जामिनेशन जो बच्चों को फॉलो करना बहुत जरूरी होती है. यहाँ पे उस वीडियो में मैंने अपनी खुद की कहानी बताई है और मेरे अपने दोस्त की कहानी बताई है और कुछ गलतियां है जो उसने करी थी, वो गलतियां मैंने नहीं की थी, जिसकी वजह से भले ही हम दोनों एवरेज स्टूडेंट्स थे बट मेरे मार्क्स 10 से 15 उससे ज्यादा आए थे. तो मैं चाहती हूं कि आप लोग वो गलतियां ना करो जो मेरे फ्रेंड ने करी थी, ताकि आपके भी 10 से 15 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाए इन द एग्जामिनेशन. ओके, तो आई विल बी प्रीमियरिंग दैट वीडियो टुमारो एट 7 o'clock. मैं लिंक भेजूंगी, वो आप जरूर देख लेना. और अभी भी जो बच्चा है ना जो लैग बोल रहा है, भाई पकड़ पकड़ के उस बच्चे को जरूर मारो यार. अमर देखो ये जो बच्चे जो बोल रहे हैं लैग लैग लैग, कौन है ये बच्चे, कहां से आते हैं ये लोग, पता नहीं मुझे. प्रतिभा गुप्ता कह रही है लैग है मैम. अभी क्यों कह रहे हैं आई डोंट नो, शायद से उनके साइड का भी इंटरनेट कनेक्शन वीक हो सकता है. प्लीज ये बच्चों को बोल देना बेटा यहाँ पे अभी टाइम पास ना करिए और एग्जामिनेशन पे प्लीज 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 फोकस कीजिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. देखो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैं ये नहीं कहूँगी डिफिकल्ट है, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो अगर ज्यादा टाइम लग भी रहा है इट इज ओके, वी शुड बी इन्वेस्टिंग दैट टाइम बिकॉज क्वेश्चन 1 वो टाइम यू नो एक्चुअली डिमांड करता है. सो वी नीड टू गिव दैट टाइम टू क्वेश्चन नंबर 1. एक बार मैं क्वेश्चन 1 रीड करती हूं, आपको भी कैसे क्वेश्चन रीड करना है आप देखोगे. और देखो मैं कैसे कैसे कीवर्ड्स जो है अंडरलाइन कर रही हूं, क्योंकि देखो इट्स इवेंचुअली लॉ का पेपर. हर एक वर्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड और में भी जमीन आसमान का डिफरेंस है. एंड मतलब सारे कंडीशंस एक साथ पूरे करने हैं, और मतलब ये किया तो भी चलेगा, वो किया तो भी चलेगा, दोनों किए तो भी चलेगा. तो इवन अ सिंगल वर्ड could flip the answer. So you need to be really calm and composed and read the question कि क्या इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कुछ ट्रिक बिठाया है, क्या इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कोई जाल बिछाई है, क्या यहाँ पे हमें गिरने का ऐसा कुछ स्कोप है. चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर हमें क्या करना है, आंसर को सॉल्व करने की ओर बढ़ना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. नोट्स एक बार प्लीज करो ना, हो गए क्या नोट्स? ओके ठीक है. नोट्स दे रहे हैं बेटा, तब तक आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन को कर सकते हो रेफर. और मैं चाहती हूं हर एक बच्चा जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, आंसर्स अगर उसको पता है उन आंसरों का वो जवाब देगा. कितने बच्चों को पास होना है, रेज योर हैंड. ओके, जो बच्चा कमेंट नहीं करेगा वो फेल होगा, ठीक है. तो मैं चाहती हूं आप लोग देखो आंसर देते जाओ. मैं यहां पे आई हूं, आपके लिए आई हूं, तो आपको तो इतना अपने लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है. चलो आ जाइए, लेट्स स्टार्ट. देखो यहां पे क्या हुआ, कशिश वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिंस लॉन्ग. देन देखो कशिश क्या कर रही थी, शी वॉज रनिंग द बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी. ही सोल्ड हिज बिजनेस टू नमन एंड प्रोमिसेस not to carry on the business of artificial jewelry and real diamond jewelry in that area for a period of next 1 year. पहली बात तो कशिश क्या कर रहा था, आई थॉट कर रही थी बट ही बोला है, ठीक है. कशिश क्या कर रहा था, ही वॉज इनटू द बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी. बट उसने क्या किया, अपना जो बिजनेस है उसको उसने बेच दिया टू नमन. और बेचते वक्त उसने कहा कि मैं ये वादा करता हूं, क्या वादा करता हूं, कि मैं कैरी नहीं
करूंगा द बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ठीक है, आप अगर आपकी गुडविल बेच रहे हो और कह रहे हो कि ये बिजनेस में नहीं करूंगा, तो ये बात समझ में आने वाली बात है। याद करो, मैंने वो चितले वाला एग्जांपल दिया था। बट अब आप यहां पे ये कह रहे हो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तो बिजनेस नहीं करूंगा, बट आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ साथ मैं रियल डायमंड ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो भी नहीं करूंगा फॉर द कमिंग 1 ईयर। उसके बाद क्या हुआ, 2 महीनों के बाद ही एक तो ऐसा वादा किया, आप अगर वादा कर रहे हो तो आपको निभाना तो पड़ेगा। बट ये कशिश जो है बड़ा ही धोखेबाज है, बेवफा निकला। कशिश कहता है कि ये क्वेश्चन कहता है कि कशिश ने एक नया शोरूम ओपन कर लिया, बट ये नया शोरूम वॉज फॉर रियल डायमंड ज्वेलरी। अब इसने तो वादा किया था कि मैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रियल डायमंड ज्वेलरी दोनों का भी बिजनेस नहीं करूंगा। बट 2 महीनों के अंदर ही बंदे ने अपनी औकात बता दी और कहने लग गया मैंने तो अपना शोरूम खोल दिया है, बट दिस शोरूम इज फॉर रियल डायमंड ज्वेलरी। अब दैट इज वाई बेचारा हमारा दुखी आत्मा तो नमन है। नमन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट कशिश फॉर क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी एज इट वॉज अगेंस्ट द अग्रीमेंट। ये कहते हुए कि हे जज साहब देखो, इसने जो वादा किया है वो उसने तोड़ दिया है, तो अब आई एम फाइलिंग अ केस अगेंस्ट हिम, और इसने जो है ये वादे को तोड़ा है, और प्लीज आई नीड माई कॉम्पेंसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आईसीआई आपको पूछ रहा है वेदर कशिश इज लायबल टू क्लोज द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी। आपको इस सवाल का जवाब देना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो बच्चों को इस सवाल का जवाब आता है, मैं चाहती हूं आप लोग इस सवाल का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखे। देखो, आप कोशिश करोगे तो ही आपको सवालों के जवाब आएंगे, ऐसे ही अपने आप तो सारे सवालों के जवाब नहीं आने वाले। जो पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, मैं चाहती हूं वो भी आप करोगे इन योर नोट्स, वट एवर प्रिंट आउट्स, और जो भी आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है तो उस सॉफ्ट कॉपी में आपको मार्क करना है, क्योंकि एवरी वर्ड दैट आई हैव मार्क्ड ओवर हियर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे जो है हमारा आंसर जो है वो हो जाता है चेंज। यस, स्टाफ का जस्ट मैसेज आया, जो बच्चों के पास नोट्स नहीं है, जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैट बॉक्स में से जो चैट को पिन किया हुआ है, पिंड चैट है द लाइव चैट, वहां से आप क्या कर सकते हो, लिंक के द्वारा नोट्स को कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, अब देखो, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया। मैं बच्चों के नाम तो रीड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट यस आई एम लुकिंग एट योर चैट्स। अब देखो, आप लोग जानते हो वैसे तो जनरल रूल कहता है दैट एन अग्रीमेंट बाय विच यू आर रिस्ट्रेनिंग सम पर्सन to exercise some legal business profession or occupation is expressly declared to be void। इंडिया में जो पर्सन को जो बिजनेस करना है वो शुरू कर सकता है मर्जी के हिसाब से, बंद कर सकता है मर्जी के हिसाब से, कोई अग्रीमेंट उसको नहीं रोक सकता। बट अब देखो, आप तो जानते हो वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो। एक्सेप्शन वाला पॉइंट कहता है बट हाँ, अगर कभी ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है कि आपने आपकी गुडविल बेची है, तो आप जब गुडविल बेचते हो तो ऐसे केस में आप सामने वाले बंदे को रोक सकते हो सेम बिजनेस करने से, प्रोवाइडेड आपके रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस के लिए। यहां पे अगर आप देख रहे हो ये बंदा डील करता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो अगर गुडविल उसने बेची भी है आप उसको रोक सकते हो, जी हाँ रोक सकते हो। बट किस चीज के लिए रोका जा सकता है? रोका जा सकता है ओनली फॉर डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। रीजनेबल प्लेस, ठीक है वो सिटी, रीजनेबल टाइम भी है 1 ईयर। बट अब आपने जो कहा है ना अग्रीमेंट में, आर्टिफिशियल एंड रियल डायमंड ज्वेलरी, ये रियल डायमंड ज्वेलरी जो है ये क्लॉज एक्सेप्टेबल नहीं है, इट्स गोना बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वर्ड। और ये जो बंदा है कशिश, वो जो है रियल डायमंड का बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता है। ओके, सो सी हाउ द आंसर इज। आप लोग जानते हो आंसर कैसे लिखना होता है, देयर इज अ पैटर्न टू इट। सबसे पहली बात तो आप प्रोविजन लिखते हो, देन यू राइट डाउन द फैक्ट्स एंड देन इवेंचुअली यू राइट डाउन द कंक्लूजन। अच्छा, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। क्या हुआ था, परसों के दिन ही मैंने एक जूम मीटिंग ली थी विथ ऑल माई लवली चैंपियंस, ऑल द फाउंडेशन किड्स, जिनका अटेम्प्ट अभी सितंबर में ड्यू है। और वो जो 5 बजे मैंने जूम मीटिंग ली थी, उससे 2-3
3 बातें मुझे समझ में आई थी। पहली बात तो मेरे को समझ में आया था कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी जो है राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई थी वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम प्रोडक्टिविटी ही नहीं मिल रही है। कभी कभी ऐसा एक दिन निकलता है जहां पे हम 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लेते हैं, और कभी कभी ऐसा दिन निकलता है जहां पे हम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैम हम उसके लिए क्या करें, क्योंकि हम अंदर से तो जानते हैं कि सिर्फ 2 घंटे आज अगर पढ़ाई किए मतलब ये बड़ा नुकसान हुआ है, बट हम कर ही नहीं पा रहे, कुछ थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीजों से रिलेटेड मैंने इसीलिए कल आपकी एग्जाम थी, 50 मार्क्स का पेपर था, मैं वैसे भी फ्री थी, तो मैंने ये दोनों चीज से रिलेटेड वीडियो बनाया है। आई विल बी अपलोडिंग वन ऑफ द वीडियोस टुडे, तो आई विल जस्ट बी शेयरिंग इट विथ यू ऑल। अगर आपको भी लगता है कि अभी तक आपने राइटिंग प्रैक्टिस में मास्टरी नहीं की है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, ओके। एंड ऑफ कोर्स यस, यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है कि आपको मदद करनी चाहिए और उनको मदद की जरूरत है। इट्स अ वेरी जनरल वेरी रिलेटेबल थिंग दैट आई हैव टोल्ड ऑल। ज्यादा कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं है, छोटी छोटी चीजें है, बट अगर आप उसको फॉलो करोगे आई एम 100% श्योर यू विल मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि देखो ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंटर और फाइनल में सारे पेपर्स आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। फाउंडेशन में ही ठीक है आपको 2 पेपर के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है, बट दैट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। इसलिए आपको राइटिंग में तो मास्टरी करनी ही पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं पाओगे। तो अगर आपको लगता भी है फाउंडेशन मैनेजेबल है, वो वीडियो को आप सेव करके जरूर रख लेना, क्योंकि आगे जाके आपको ये चीज जरूर काम में आने वाली है, ठीक है। आ जाइए। तो देखो आईसीआई ने आंसर कैसा दिया है, जैसे हम क्लास में डिस्कस करते थे वैसा ही आप देखोगे। यहां पे देखो प्रोविजन है, यहां पे फैक्ट्स है, और यहां पे है उसका कंक्लूजन। तो जैसे हमने आंसर डिस्कस किया था वैसे ही आईसीआई ने भी अपने एमटीपी में यहां पे सजेस्टेड आंसर में बताया है कि पहली बात तो कोई भी अग्रीमेंट जिसके द्वारा आप किसी भी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कोई लॉफुल प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से, तो ऐसे केस में ऐसा अग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड होता है। या तो आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। बट अब ये जो जनरल रूल है वो लॉ ही क्या लॉ है जिसकी कोई एक्सेप्शंस ना हो। एक्सेप्शंस कहता है अगर आपने आपकी गुडविल बेची है तो ऐसे केस में आप सिमिलर बिजनेस करने से सामने वाले पर्सन को रोक सकते हैं विद इन अ लोकल लिमिट एंड ऑल्सो फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका टाइम जो है और आपका एरिया जो है वो रीजनेबल होना जरूरी है। यहां पे अब ये तो हमने प्रोविजन लिख दिए, फिर हम लिखेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या कह रहा है? हेमंत भैया क्या कर रहे हो? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करती हूं, मैं रुकती नहीं हूं। फिर यहां पे अगर आप देखोगे बाद में जो भी मैंने हाईलाइट किया आप खुद करें ना। कशिश ने अपना बिजनेस बेचा है, ये वो बिजनेस है जहां पे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डील करता था, बट प्रॉमिस करते वक्त स्क्रीन फ्रीज हो गई। प्रॉमिस करते वक्त उसने ये कहा कि मैं तो ना रियल ज्वेलरी भी जो है उसका बिजनेस कैरी आउट नहीं करेगा। बट 2 महीने बाद ही उसने क्या किया, रियल डायमंड का शोरूम जो है वो ओपन कर दिया। अब it was agreed against the agreement, but is it against the law? The answer to this question is no. तो अब ऐसे ये चीजों को लिखते हुए, प्रोविजन और फैक्ट्स को लिखते हुए हम इवेंचुअली कंक्लूजन देंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जो एक्सेप्शन है इट्स ओनली एप्लीकेबल टू सिमिलर बिजनेस, एंड दैट इज वाई ये जो अग्रीमेंट नमन और कशिश ने की थी वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो कशिश अगर चाहे वो अपना रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। देखो ये पहला ही क्वेश्चन था, और क्योंकि ये क्वेश्चन 1 है जो द मोस्ट चैलेंजिंग, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड को कम रख रही हूं, और मैंने पहले आंसर डिस्कस किया फिर आंसर रीड किया। बट ये मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के लिए नहीं करने वाली हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन नहीं होगा। इतना तो आपका स्पीड अभी तक बन जाना चाहिए, और अगर नहीं बना है इट्स अ क्वेश्चन दैट यू रियली नीड टू आस्क योरसेल्फ। स्क्रीन क्या अनफ्रीज हो गई है मुझे बताना, क्या नाउ इट इज ओके? क्या ऑडियो और वीडियो सब सही है? मुझे जरूर जल्दी बताना। और आपके सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, घर वाले, घरवाली सबको बोल देना कि आज आप 3:30 तक बिल्कुल बिजी हो, आपको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हमको ये जो प्रोविजंस है ये अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है?
आप अगर चाहते हो उनको ये वीडियो की लिंक भेज देना और बोल देना जब तक मैम लाइव है तब तक आप हमें परेशान ना कीजिएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1B पे आते हैं। 1B क्या कहता है, देखिए, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ Darshan Photographs Private Limited is 1 CR, which is divided into 50,000 equity shares of rupees 100 each, okay, and 50,000 preference shares, which, see, check it out, do not carry any voting rights of rupees 100 each. देखो, अगर voting rights नहीं है मतलब आप जानते हो होल्डिंग सब्सिडरी का मुझे लग रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी में कंट्रोलिंग मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऐसा प्रोविजन दिया गया है, राइट। अब देखो, एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड, विच इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स इन दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड। तो अब देखो, ये एक कंपनी है, आप मेरे साथ साथ ही लिखोगे। एवरीवन यू नीड टू बी अलर्ट, एवरीवन प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों के पास स्टेशनरी और नोट्स के प्रिंट आउट्स है, ठीक है। आप लोग अपने आप से प्लीज गद्दारी ना कीजिएगा। तो ये एक कंपनी है जो भी है दर्शन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है 1 करोड़ है, जिसमें से 50 लाख जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो बाकी का 50 लाख है। बट ये 50 लाख में से 25,000 शेयर्स मतलब 25 lakhs एग्जैक्ट इज हेल्ड बाय शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब सवाल ऐसे है जो आपसे पूछता है वो ये है, वेदर दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ इवनिंग शैडो प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये होल्डिंग सब्सिडरी का है। चलो कोशिश कीजिए आप सवाल का जवाब कैसे दोगे। पहली बात तो आपको सबसे पहले पॉइंट में लिखना होता है द प्रोविजंस। तो आप प्रोविजन में क्या लिखोगे, कोई भी दो कंपनीज का होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कैसे बनता है। तो कैसे बनता है होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप, आप कहोगे एक कंपनी दूसरी कंपनी का अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को अगर कंट्रोल कर रही है तो ये होल्डिंग और वो सब्सिडरी। सेकेंड पॉइंट आप कहोगे अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर अगर होल्ड करती है, ओके, ईदर ऑन इट्स ओन और डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, तो ये कंपनी होल्डिंग और ये उसकी है सब्सिडरी। इसमें मुझे एक पॉइंट पे स्ट्रेस करना है, इफ वन ऑफ द कंपनी इज होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। क्यों मैं ये वर्ड पे स्ट्रेस कर रही हूं आपको समझ में आएगा। इंस्टीट्यूट देखो, मैंने आपको कहा था कितना चालाक ब्रो है इंस्टीट्यूट। आप देखो एग्जैक्ट आईसीआई ने क्या किया, 50 लाख का हाफ जो है 25 लाख ऐसा ही अमाउंट उसने डाला है, क्योंकि बच्चे को ये तो पता है 50, बट अब ये नहीं पता इंक्लूसिव ऑफ 50 और मोर देन 50। देखा कैसा होता है ये। सो यस, दैट्स हाउ इट इज। सो नो बेटा सौरभ, इट इज नॉट मोर देन 50। सौरभ, आईसीआई भी आपके आंसर्स को देख के कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे कैसे जवाब दे रहे हो आप। हे भगवान, इट्स मोर देन 1/2। सो मोर देन 1/2 मतलब 50.5 भी है तो भी होल्डिंग सब्सिडी है बेटा। अगर आप कह रहे हो ना मोर देन 51 तो वो गलत हो जाता है ना बेटा, है ना। ओके, यस खुशी, वेरी गुड, क्या बात है। यस रौनक, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग। यस वंशित, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, whether your answer would be different in case Shadow Evening is holding 25,000 equity shares and 5,000 preference shares। अब देखो इस केस में तो आप होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो बिकॉज यू आर होल्डिंग एग्जैक्टली 1/2, यू आर नॉट होल्डिंग मोर देन 1/2। बट अब सवाल ये उठता है, चलो चलो ये 25 और ये 5 तो ये तो 30,000 इंटू जो भी है कितने 100 रुपए, मतलब ये तो 30 लाख हो गया। अब 30 लाख तो हो गया हमारा 25 से ज्यादा। बट अब आप समझो ये जो 5,000 है ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स, और ये प्रेफरेंस शेयर्स जो है दे डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। तो इसका होना या ना होना एक ही बराबर है। इनफैक्ट मैं अगर ऐसा भी कह दूं ना, ये शैडो जो है पूरे के पूरे 50,000
प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करती है तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस इज नॉट द नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस इज द वोटिंग पावर। और यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग के राइट्स नहीं दिए, तो यहां पे भी मेरे सवाल का जवाब आएगा नो। दोनों भी केसेस में होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता नहीं बन पाएगा। अगर आप देखोगे पहला वाला क्वेश्चन कशिश वाला भी 7 नंबर का था, और ये वाला भी जो क्वेश्चन है होल्डिंग सब्सिडरी का कंपनीज एक्ट का, वो भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप जवाब कैसा दोगे? इट्स सेम पैटर्न, प्रोविजन, फैक्ट्स एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो, आप लिखोगे यहां पर कि कैसे कोई भी दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनता है। तो आप कहोगे इफ यू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन मतलब यू कैन ईदर अपॉइंट or remove all or majority of the directors, या तो you control more than 1/2 of the total voting power either on your own or together with one of your subsidiaries। अब यहां पे ये तो हमने प्रोविजन दे दिया। फैक्ट्स में ऑफ कोर्स कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट अब फैक्ट्स में हम ये बता रहे हैं कि दर्शन का टोटल कैपिटल 1 करोड़ है, जिसमें से 50 लाख इक्विटी है और 50 लाख प्रेफरेंस है, और शैडो होल्ड करता है 25,000 शेयर्स, मतलब एग्जैक्ट 25 लाख वो होल्ड करता है। बट लॉ क्या कहता है? इट शुड बी मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। इसलिए अनफॉर्चुनेटली दर्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द सब्सिडरी ऑफ शैडो। और अगर आप 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी होल्ड कर रहे हो तो भी आपका आंसर जो इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, बिकॉज दीज प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। सो दैट्स द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B, जो भी 7 नंबर का था। अब हम जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 1C। अब देखो जरा पैटर्न देखो। हाँ देखो, अभी 2-3 सेशंस में आपके दिमाग में आईसीआई का पेपर पैटर्न फिक्स हो जाना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूं कि ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फाइनल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपके दिमाग में ऑलरेडी ये आइडिया आ चुका होगा कि क्वेश्चन 1 में ऐसे 3 क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली एक क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है, दूसरा जो होता है कंपनीज एक्ट का होता है, तीसरा जो होता है वो पार्टनरशिप का होता है। मोटा मोटी आपके पास अंदाज तो आ ही जाएगा, 80% अंदाज तो आ ही जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। इन शॉर्ट आपको कुछ नया नहीं लगेगा जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर डूइंग एंड कंडक्टिंग दीज सेशंस। तो ये सेशंस को जरूर आपने देखना है। अभी अगर आप नहीं देख पा रहे हो इट इज ओके, बट आपको आज रात को सोने के पहले इस सेशन को देखना ही है ना। और आपके खास दोस्तों को भी ये सेशन दे देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पास हो गए और वो रह गए, है ना। आप जानते हो मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनकी मतलब आप जानते हो मैं किनकी बात कर रही हूँ, तो उनको भी ये सेशंस में ज़रूर इंक्लूड करना, बिकॉज दीज सेशंस आर गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल। You are going to be thankful to me later on. This is my पक्की guarantee. Your future version on the day of the result is going to thank me for the same. ठीक है, चलो। मैम हमारी एग्जामिनेशन में क्या एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा? ये कौन है बच्चा जो पूछ रहा है कि मैम क्या हमारे एग्जामिनेशन में लॉ के एक मिनट में इस बच्चे को पकड़ पकड़ के मारने वाली हूं। एक तो उसने अपना नाम भी नहीं बताया है वीडियो में, उसका नाम उसने लिखा है स्ट्रॉबेरी। बेटा मैं आ रही हूं तेरे पास, ये जो है ना ये फटका ये तुझे ही मिलने वाला है। बस कौन है उसके साथ जो वीडियो देख रहा है, एक फटका जरूर उसको लगाना। बेटा जी तुम क्या सवाल कौन से दिन पे पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हे भगवान कसम आइचो। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 1C जो है वो ये सवाल पूछ रहा है कि पार्टनरशिप क्या होता है। सो दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, पूछ रहा है आप पार्टनरशिप को डिफाइन कीजिए और आप बताइए व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द existence of partnership. See, if this question is for 6 marks का ये क्वेश्चन है, तो आपको सारे के सारे असेंशियल एलिमेंट्स, 5 असेंशियल एलिमेंट्स है, ये पांचों भी असेंशियल एलिमेंट्स को आपको लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, और पार्टनरशिप को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो मैं ये आंसर रीड करते करते ही आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेती हूं। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, ये डेफिनेशन तो आप सब लोगों को बाय हार्ट अभी तक हो ही जानी चाहिए। क्या है पार्टनरशिप? तो देखो
Partnership is nothing but it is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them, acting for all. और इसी डेफिनेशन से हमने 5 चीजों के बारे में भी, 5 एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर 2-4 लोग हैं जो एक साथ कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं, तो आप पहले तो पूछोगे आर दे 2 or more than 2 persons, क्या उनके बीच में अग्रीमेंट है, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनके बीच में बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमाया है वो आपस में शेयर करने का अग्रीमेंट है, और इवेंचुअली क्या उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल. प्लीज कीप योर हाइलाइटर्स विथ योर. सारे कीवर्ड्स को फटाफट मार्क करते जाइए, साथ साथ में बोलते जाइए. इफ पॉसिबल यू कैन यूज योर ईयरफोन्स और हेडफोन्स वट एवर यू हैव, सो दैट योर फुल कॉन्सेंट्रेशन इज ओनली ऑन वट एवर आई एम टीचिंग. नहीं तो क्या होता है, आप लोग अभी वर्चुअली लेक्चर्स देख रहे हो, घर पे कोई आया कोई गया, मम्मी ने कुछ आवाज दी, मौसी आ गई, मेड आ गई, कुछ भी क्यों ना हो, हमारा ध्यान तो इतने जल्दी भटक जाता है कि हम बताइए क्या है ना, अभी एक सुई भी गिर जाएगी तो भी हमारा ध्यान उधर चले जाएगा और यहां से हमारा ध्यान भटक जाएगा. तो ये चीजें ना हो, इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि आप क्या करो, आपके ईयरफोन्स या हेडफोन्स जो है उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, ताकि आपका पूरा अटेंशन ऑडियो वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट की ओर रहेगा. ओके, आ जाइए. सबसे पहली बात तो कोई भी पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए देयर शुड बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons. सी अ सिंगल पर्सन कैन नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप. हमको लगते हैं कम से कम 2 लोग. बट अब मेरा सवाल यह है, आप लोग चैट बॉक्स में उसका जवाब दोगे कि कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं एज पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म. क्या आप बता सकते हो? पार्टनरशिप 2 लोगों से तो क्रिएट होगा, बट ये 2 लोग तो मिनिमम 2 लोग हैं, बट मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पार्टनरशिप? तो ये जो 2 लोग हैं, ऑफ कोर्स दीज 2 पर्संस हैव टू बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जो है वो बिजनेस कर सकते हैं. वेरी गुड लव्या, वंशित, अतुल, खुशी, क्या बात है, विराज, वेरी गुड, एंड ऑल अदर्स हु आर गिविंग द आंसर्स, वेरी गुड. मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस इज 50. बट ये जो 50 का मैक्सिमम नंबर है ना, वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया गया है, वो दिया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 464. सवाल आपसे ये है, हाँ या ना में मुझे जवाब दे रहा, क्या ना माइनर के साथ क्या आप पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हो? तो अब देखो, इस सवाल का जवाब है माइनर के साथ आप पार्टनरशिप क्रिएट तो नहीं कर सकते हो, बट यस, after taking the consent of all the existing partners in a partnership firm, a minor can be admitted, but only for the benefits of the partnership firm. Okay, so this is the first essential of a partnership firm. Second जो है is agreement. Obviously, partnership is not created by birth, it is not created by any status. A partnership is only created by an agreement, and this agreement shall be between 2 or more persons. तो ये अग्रीमेंट का होना जरूरी है. जब कभी भी मैं अग्रीमेंट कहती हूँ, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी वॉलंटरी इन नेचर, और इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन दीज पीपल. अलॉन्ग विद दैट, आप जानते हो कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड हो सकता है या एक्सप्रेस भी हो सकता है. एक्सप्रेस किया जा सकता है ओरली, या एक्सप्रेस किया जा सकता है इवन इन राइटिंग. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अग्रीमेंट का होना जरूरी है. पार्टनरशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय स्टेटस एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय बर्थ. अगर क्रिएट करना है, इट हैज टू बी क्रिएटेड कंपल्सरी ओनली बाय एन अग्रीमेंट. अगला पॉइंट इज बिजनेस. हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हो, दिस पार्टनरशिप दैट यू हैव क्रिएटेड शुड ओनली बी फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस. पार्टनरशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर अ चैरिटेबल पर्पस. अब यही बिजनेस जो है, इट कुड बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपका मोटिव, आपका इंटेंशन जो है, इट शुड बी द एक्विजिशन ऑफ गेन्स. दैट शुड बी द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप. So there can be no partnership wherein there is no intention to create business and to share the profits. अब देखो, आपने बिजनेस कर लिया, आपने धंधा कर लिया, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बट प्रॉफिट का क्या होने वाला है? आपको ये प्रॉफिट
अग्री करना है कि ये प्रॉफिट आप शेयर करोगे विथ एवरी पार्टनर। अगर आप पार्टनर हो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलना ही चाहिए। हाँ, लॉसेस के हिस्सेदार आप नहीं बनना चाहते हो तो अलग बात है, वो आपकी चॉइस है, बट अगर आप पार्टनर हो तो फिर आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलना ही मिलना है। सो देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड फॉर होल ऑफ द प्रॉफिट। बट यस, शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। वो आप डिसाइड कर सकते हो कि लॉसेस कौन शेयर करेगा, कुछ नहीं लिखा होगा तो जो रेशो में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो उसी रेशो में आप लॉसेस भी शेयर करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट, दैट दिस बिजनेस शैल बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को कहते हैं एज म्यूचुअल एजेंसी। तो जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, इनफैक्ट इसको तो हम कार्डिनल रूल भी कहते हैं ऑफ पार्टनरशिप लॉ, जहां पे पार्टनर्स जो होता है दे एक्ट एज the agents of other partners. So each partner who is carrying on the business is the principal as well as the agent for the other पार्टनर्स। इसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। अगर म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट है तो आप समझ लेना इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट भी एब्सेंट है। सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी भी होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 का अप्रोक्सीमेट वेटेज जो होता है दैट इज 20 मार्क्स। तो आप समझ रहे हो ये सेशन की वजह से अब धीरे धीरे आपको पेपर पैटर्न भी समझ में आ रहा है। सो consciously subconsciously you all are getting prepared for the फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। एंड इनफैक्ट सिर्फ पेपर पैटर्न ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो ये सेशंस के द्वारा आप सीखने वाले हो। हम लोग आरटीपी एमटीपी तो डिस्कस करने ही वाले हैं, पेपर पैटर्न तो आपको समझ ही आ जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट ऑन एंड ऑफ आई विल बी टेलिंग यू ऑल स्मार्ट टिप्स टू एस द एग्जामिनेशन। प्लस मैं उन गलतियों के बारे में भी आपको बताने वाली हूं जो बच्चे करते हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जामिनेशन के वक्त और सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीजों के बारे में ये सारे सेशंस में होने वाला है डिस्कशन। तो काफी कुछ आप इन सेशन से लेके जाने वाले हो, इन सेशंस को बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, और आप लोग जानते हो 40% ऑफ द क्वेश्चंस आर रेपिटेटिव क्वेश्चंस, है ना। तो आप खुद सोचो, सिमिलर क्वेश्चन अगर आपकी आंखों के सामने आ गया तो कितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप ही देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 7, 7 और 6 मार्क्स, बट तीनों भी अलग अलग एक्ट्स के ऊपर है। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक है कंपनीज एक्ट, और तीसरा जो है दैट इज द पार्टनरशिप एक्ट। तो ऐसा ही गेम आप लोगों के साथ होने वाला है इवन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आज ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, टोटल 120 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 18 क्वेश्चंस होते हैं। आज हम लोग 9 क्वेश्चंस करने वाले हैं, कल हम लोग बाकी के 9 क्वेश्चंस करेंगे। तो 2 दिन में हमारा पहला वाला एमटीपी हो जाएगा, जिसमें से हमारे 9 में से हमारे 3 क्वेश्चंस तो हो गए, तो बस अब बचे हैं कितने क्वेश्चंस, हमारे 6 ही क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, आ जाइए, लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2A. A couple entered into a contract with Rahul to purchase 1000 liters of mustard oil at a price which should be fixed by Akhilesh. तो अब देखो यहां पे क्या हुआ है। यहां पे आई थिंक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है यहां पे, जहां पे कहा हुआ है कि ये सेलर है और ये बायर है, बट प्राइस जो है इट्स गोना बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी। सो प्राइस इज गोना बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी। राहुल, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी डिलीवर्ड 600 लीटर्स आउट ऑफ 1000 लीटर्स टू कपिल। बट तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1000, बट 1000 में से 600 लीटर डिलीवर हुए हैं, बट जो रिमेनिंग 400 लीटर्स है विच आर रेडी टू डिलीवर, बट डिलीवर करने के पहले अखिलेश डिनाइड फिक्सिंग द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल। नाउ राहुल आस्क्ड कपिल, तो अब राहुल बोल रहा है कि मैंने जो तेरे को 600 लीटर दिया है वो तू मुझे वापस से दे दे और 400 की तुम्हें डिलीवरी नहीं
करने वाला हो। और कपिल जो है वो राहुल को स्यू कर रहा है कि इसने तो जो 400 लीटर मस्टर्ड ऑयल सप्लाई करने के लिए वादा किया था वो तो वो डिलीवर नहीं कर रहा है, सो अब मेरे को डैमेजेस आप दीजिए। तो ऐसे करके दोनों भी एक दूसरे से नाराज है। इसमें गलती ना राहुल की है, इसमें ना गलती एक्चुअली कपिल की है, गलती किसमें है यहाँ पे अखिलेश की है। थर्ड पार्टी है, वैल्यूअर है, उसने प्राइस जो है वो वैल्यू नहीं किया। तो अब सवाल ये उठता है इस सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे। देखो परसों का जो जूम सेशन था उसमें मेजॉरिटी किड्स वर टेलिंग मी मैम सारी एक्ट्स का ठीक है, सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इसीलिए क्या करना चाहती हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आई हैव ऑलवेज टोल्ड ऑल दैट आई एम विथ यू, नॉट टुडे नॉट टुमारो बट ऑलवेज विथ यू ऑल। तो ऑफ कोर्स वो जूम सेशंस लिए ही जाते हैं बिकॉज इवन आई वांट टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू फॉलोइंग, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, और उसी के हिसाब से अब ये सेशंस भी हम करने वाले हैं, है ना। मैं इतना कर रही हूं, आप लोग एक अच्छा कमेंट और वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, वो भी मुफ्त की बात है, मुफ्त में आप कर सकते हो, जरूर कर लेना। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है दीज डेज। इवन यू नो दैट आई वाज नॉट कीपिंग दैट गुड ऑफ हेल्थ, बट उसके बावजूद मैंने सारे वादे जो किए हैं वो मैंने पूरे किए हैं। बाकी चाहे कुछ हो ना हो, ऑल द गिवन प्रोमिसेस आई हैव फुलफिल्ड। एक लाइक और एक कमेंट तो आप कर ही सकते हो थैंक यू बोलते हुए। ओके तो इस सवाल का जवाब आप कैसे दोगे और क्या होगा अप्रोच, तो आप लोग जानते हो दिस इज ऑल्सो अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड बिकॉज इट इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका अप्रोच रहेगा। सबसे पहली बात तो आप लोग लिखोगे प्रोविजन, फिर लिखोगे फैक्ट्स एंड देन इवेंचुअली यू विल राइट डाउन द कंक्लूजन। बाहर क्या चलो, अच्छा शुरू किधर ही, फिर बाद में बच्चे बहुत डिस्टर्ब करें। तो सबसे पहली बात तो प्रोविजन में आप लिखोगे, देखो यूजुअली तो प्राइस कैसे फिक्स होता है, पार्टीज खुद जो है कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करते हैं कि जो गुड्स को वो बेच रहे हैं उन गुड्स का प्राइस क्या होगा। बट कभी कभार पार्टीज क्या करते हैं, वो अग्री करते हैं कि प्राइस को कैसे डिटरमिन किया जाएगा। जैसे कि वो कह सकते हैं कोई थर्ड पार्टी वैल्यूअर को हम अपॉइंट करेंगे और ये जो वैल्यूअर है वो प्राइस को करेगा फिक्स। अब देखो अगर ये वैल्यू और प्राइस को फिक्स नहीं करता है तो ऐसे केस में द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। ओके, प्राइस ही फिक्स नहीं हुआ है तो अनसर्टेनिटी है, इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो और आपको गुड्स को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। बट देखो अगर बायर ने कुछ गुड्स को रिसीव किया है, गुड्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड टू द बायर, तो ऐसे केस में अब तो बायर को रीजनेबल प्राइस जो है वो गुड्स का देना ही पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, गुड्स अप्रोप्रिएट नहीं हुआ है, गुड्स अगर भिजवाए नहीं गए हैं तो अलग बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो अवॉइड। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने बराबर से आपका नॉलेज जो है चेक किया है, क्योंकि उसने 1000 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सो दिस ऑल्सो गिव्स अ चेक पॉइंट टू द ICAI हाउ थॉरली यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो 1000 लीटर है जिसको हम डिवाइड करेंगे 600 और 400 में से। अब 600 जो है, 600 लीटर जो है इट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड, DELIVERED। बट अब 400 जो है अभी तक इस 400 की डिलीवरी नहीं हुई है, तो अब 600 के लिए आंसर अलग होगा और 400 के लिए आंसर अलग होगा। क्या आप बता सकते हो चैट बॉक्स में 600 का क्या आंसर होगा और 400 का क्या आंसर होगा? चाय पूरी ठंडी हो गई थी रे, दूसरी लेके आ जा। तो यहां पे बैठ किसी और को बोल, क्योंकि सब बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। 600 लीटर जो है, जो गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके थे, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अखिलेश ने तो प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया, तो जो भी रीजनेबल प्राइस है वो रीजनेबल प्राइस जो है आपको उन गुड्स का देना पड़ेगा। बट जहां तक 400 लीटर की बात है, 400 लीटर तो कभी डिलीवर हुआ ही नहीं था, तो 400 लीटर अगर डिलीवर हुआ ही नहीं था, आप क्या कर सकते हो? डिलीवरी को कर सकते हो कैंसिल और आपको पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। सो दैट इज हाउ योर आंसर इज गोइंग टू बी टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स सी ICAI ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया है। अब देखो ये सवाल भी अगर आप देखोगे इट्स फॉर 7 मार्क्स, बट अगर कंटेंट वाइज आप देखते हो, कंटेंट वाइज यहां पे इतना ज्यादा नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि 7 मार्क के लिए आपको 1.5 पेज ही लिखना पड़ेगा, 2 पेज ही लिखना पड़ेगा। कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। ICAI भी जानता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में थोड़ा सा बच्चा जो है वो डरता है, सहम जाता है, तो इसीलिए देखो आप यही क्वेश्चन का आंसर देख लो, मैं आपको बताती हूँ, लेंथ आप खुद देख लेना।
इतना आंसर है, बस इतना आंसर है, बट इसका मार्क्स जो है दैट इज 7 मार्क्स। तो कैसे आईसीआई ने लिखा है, देखो चेक इट आउट गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर है, पहली बात तो प्राइस जो होता है इट इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तभी डिसाइड करते हैं कि ये बॉटल मैं आपको बेचूंगी और ये बॉटल के बदले में आप 150 रुपया दोगे मुझे। तो हमने क्या किया है, प्राइस यहीं पे हमने कर लिया है फिक्स। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के वक्त प्राइस को फिक्स नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अग्री कर सकते हो कि किस तरह से हमारा प्राइस जो है वो होगा फिक्स। जैसे कि यू कैन अपॉइंट अ वैल्यूअर और आप कहोगे वैल्यूअर ने जो भी प्राइस बताया है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्राइस देंगे। अब देखो यहां पर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल एंड द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी। अब देखो ये थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन नहीं किया, और अगर ये थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन नहीं किया तो देखो आपका आंसर क्या होगा, देन दिस अग्रीमेंट कैन बी अवॉइडेड, बिकॉज अग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा ऑफ कोर्स। बट उसमें एक कैच है, अगर बायर को कुछ प्राइस गुड्स रिसीव हो चुके हैं, अगर गुड्स रिसीव हो चुके हैं तो ऐसे केस में देन द बायर हैज टू पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर देम। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये क्या है, हमारे प्रोविजंस है। ये क्या है, प्रोविजंस है। प्रोविजंस के बाद क्या लिखते हैं, जल्दी जल्दी बताना तो सारे चैंपियंस, कम ऑन। प्रोविजंस के बाद आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो फैक्ट्स। और ये फैक्ट्स में तो आपको क्वेश्चन में जो दिया है वही, ये बच्चा कौन कह रहा है, वंशित मैम आप सेशन ले लो, उसके बाद मार्क पीडीएफ जो है उसकी कॉपी मेरे घर भिजवा देना। बेटा आप एक काम करो, चैट बॉक्स में ना आपका एड्रेस भिजवा दो, मैं खुद आती हूं और मैं क्या करती हूँ, आपके लिए पेपर जो है ना वो लिख लेती हूँ। बेटा थोड़ी तो शर्म करो वंशित, एग्जामिनेशंस आर ऑन हेड और अभी भी सारा काम मैं ही करूं। बेटा थोड़ी बहुत तकलीफ, में ज्यादा नहीं बोल रही हूं, उतना तो आप उठा लो, थोड़ा दिमाग लगा लो बेटा, थोड़ा बहुत आपका भी कल्याण हो जाएगा, है ना। तो अगले वाले पॉइंट में आप क्या करोगे, आप लिखोगे फैक्ट्स। फैक्ट्स में आपको क्या करना है, बस हमको कुछ नहीं करना मैम, हम तो बस बेड पे, तकिया हमारे सिर के नीचे, कंबल हमारे ऊपर, आप मोबाइल जो है हम ऐसे देखते 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 हम मजे लेंगे मैम। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, हम गिर जाएंगे और हमें लग जाएगी, पलंग पे गिर जाएंगे और आंख हमारी लग जाएगी, है ना। ऐसा ही होगा बेटा। वेरी गुड बेटा, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। मैं पीडीएफ की मार्क्ड कॉपी नहीं बेचने वाली हूं। जिसको पास होना है इज्जत से लेक्चर देखो, इज्जत से मार्क करो और इज्जत से पढ़ाई करो, ठीक है। आ जाइए। तो अब देखो हमने फैक्ट्स लिखा है यहां पे, जहां पे हमने कहा है कपिल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है राहुल से 1000 लीटर परचेस करने के लिए, जहां पे प्राइस जो है इस मस्टर्ड ऑयल का अखिलेश जो है वो डिसाइड करने वाला है। राहुल ने डिलीवर कर दिए 600 लीटर और अखिलेश ने उसके बाद डिनाई कर दिया बाकी के मस्टर्ड ऑयल का प्राइस डिसाइड करने के लिए। तो यहां पे आप 400 लीटर की डिलीवरी कैंसिल कर सकते हो। एंड हाँ, यहाँ पे तो फैक्ट्स दिए कि कपिल ने स्यू किया फॉर द नॉन डिलीवरी ऑफ 400 लीटर्स। तो ये तो क्वेश्चन जैसा था, आपने वैसा का वैसा उतार दिया। कंक्लूजन में बस आप ये बात लिख दोगे कि कपिल विल बी लायबल टू पे द रीजनेबल प्राइस फॉर 600 लीटर्स और बाकी के 400 लीटर के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको अवॉइड हम कर सकते हैं। यस और नो गाइस? यस। आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B। आ जाइए। सो ऐसे करके ये हमारा 7 मार्क का क्वेश्चन था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रखा है, एक रखा है कंपनीज एक्ट का और तीसरा वाला जो रखा है वो है एलएलपी एक्ट का। तो 3 अलग अलग एक्ट्स के ऊपर इंस्टीट्यूट ने जो है वो सवाल पूछा है। क्वेश्चन 2 और 3 जो है, मतलब 2B और 2C दोनों भी क्वेश्चन थियोरी क्वेश्चंस है। मैं दोनों क्वेश्चंस एक साथ रीड कर रही हूं और उसके बाद ही हम लोग एक साथ आंसर देखेंगे। आप मार्क्स भी देख लेना, उनके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2B एक डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन है जो कहता है explain the doctrine of ultra wires under the Companies Act 2013 and what are the consequences of the ultra wires act, okay, under Companies Act। और क्वेश्चन 2C कहता है एलएलपी जो है इट इज एन ऑल्टरनेट
corporate business vehicle, alternate corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. इसके ऊपर आपको कमेंट करना, but this question is for 6 marks. I don't know what content you will write down for 6 marks. But yes, यहाँ पे तो आपको वही दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, लिमिटेड लाइबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वाले पॉइंट को. चलो हम आंसर को बनाने की कोशिश करते हैं. पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कंपनीज एक्ट का है जो 7 नंबर का है, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है LLP एक्ट का जो कितने नंबर के लिए है, वो 6 नंबर के लिए है. हम दोनों सवालों के जवाब जो है वो देने की करेंगे कोशिश. लेट्स चेक इट आउट. आई होप माई ऑडियो वीडियो इज ऑल क्लियर. सब ठीक चल रहा है ना? हाँ. कुछ भी अगर रहा ऑडियो वीडियो में, अगर दिक्कत आती है प्लीज आप बताना मुझे, सो दैट आई कैन करेक्ट इट इमीडिएटली, और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. आ जाइए देखते हैं. अल्ट्रा वायर्स एक्ट, आप बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा वायर्स? अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायर्स मतलब पावर्स. कोई भी काम जो कंपनी ने किया है विच इज बियॉन्ड द पावर्स इज नोन एज अल्ट्रा वायर्स. बियॉन्ड इट्स पावर्स. पावर्स कहां लिखे होते हैं कंपनी के? तो आप जानते हो हर एक कंपनी के 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, महुआ और अहुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. और यही जो मेमोरेंडम होता है उसमें ना बहुत सारे क्लॉजेस लिखे होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वही सारी चीजें कंपनी कर सकती है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के विद इन है. कंपनी ने अगर कोई भी काम किया है विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो ऐसे काम को माना जाता है अल्ट्रा वायर्स, जो क्या होता है वॉइड एब इनिशियो. सच ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द आईज ऑफ लॉ. इनफैक्ट ये ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी बोल देना कि हम ये ट्रांजैक्शन को रैटिफाई करना चाहते हैं, तो भी ये ट्रांजैक्शन जो है वो रैटिफाई नहीं हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? देखो, इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, तो बात अलग है, शेयर होल्डर्स उसको रैटिफाई कर सकते हैं. या तो फिर इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो हम आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हैं. बट अगर आपका मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज की बियॉन्ड आपने कुछ काम किया है, तो ये ट्रांजैक्शन को रैटिफाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि क्या है, कम ऑन गाइस, नामुमकिन है. ऐसे ट्रांजैक्शंस वॉइड थे, है और हमेशा रहेंगे. इट कैन नॉट बी रैटिफाइड. Yes, it can be ratified if it is intra vires the memorandum but beyond the articles or beyond the powers of the directors, but otherwise possible नहीं है. तो देखते हैं इंस्टीट्यूट ने 7 नंबर के लिए क्या सारी चीजों को कवर किया है. उसमें अगर आई डोंट नो कितने लोगों को क्लिक हुआ है, बट हमने एक केस भी किया था, एक केस लॉ किया था. अगर आपको याद होगा, एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची. 7 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है तो आपको केस लॉ का रेफरेंस भी देना होता है. तो अगर आपको याद आ जाता है, वेल एंड गुड. आप अगर ये केस लॉ का रेफरेंस देते हो, ऑब्वियसली द ICI इज गोइंग टू बी इंप्रेस्ड बाय योर पेपर प्रेजेंटेशन, है ना. तो देखो, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड और वायर्स का मतलब होता है पावर्स. कोई भी एक्ट जो आपने किया है विच इज इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी इज कंसिडर्ड एज एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट, है ना. तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट का कोई भी रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है. आपकी कंपनी का मेमोरेंडम का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उससे कंपनी जो है वो डिपार्ट नहीं कर सकती है. डिपार्ट अगर करना भी है, इट इज ओनली पॉसिबल अप टू द एक्सटेंट विच इज परमिटेड बाय द एक्ट एंड नो फर्दर. ये हमने डिसाइड किया था इन एशबेरी रेलवे कैरेज, बोलो तो मेरे साथ, कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची. हाँ या ना. अब इसमें और एक सवाल पूछा, ये तो उसका मीनिंग है, बट अब पूछा है कॉन्सिक्वेंसेस का क्या. उसके पहले देखो यहां पे, सो एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड द पावर्स not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative, okay, in the eyes of law, and therefore it is not binding on the company. Yes or no guys? Yes.
a company can be restrained from employing its funds for the purposes other than those sanctioned by the memorandum. मतलब कंपनी का सारा पैसा जो है कंपनी इस्तेमाल कर सकती है only for one thing, and that is for the object stated in the memorandum of association. What are the consequences? Let's check out the consequences. पहली बात तो आप जानते हो, अल्ट्रा वायर्स एक्ट पे कंपनी कैन नॉट बी स्यूड, नॉर कैनॉट स्यू, नॉर बी स्यूड. This memorandum and article is a public document, and because it's a public document, it is open for inspection. तो कोई भी थर्ड पर्सन अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, he has to make it sure कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पावर में है या कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, क्योंकि अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन को कोई भी एनफोर्स नहीं कर सकता है. इट्स void and it cannot be ratified by the shareholder. बट मैंने आपको कहा था इसमें एक however है कि अगर ये ट्रांजैक्शन जो है इट इज अल्ट्रा वायर्स द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स उसको कर सकते हैं रैटिफाई. एंड इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स, कंपनी आर्टिकल्स को कर सकती है अल्टर. सो दैट्स द आंसर, अ 7 मार्क्स आंसर फॉर अल्ट्रा वायर्स का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. 2C और एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था जो एलएलपी के बारे में बात कर रहा था कि एलएलपी में दोनों चीजों की बेनिफिट है. इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, कंपनी और पार्टनरशिप का, जहां पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है बट आपको बिजनेस करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी दी जाती है. तो यहां पे हम देखते हैं क्या आप लोग सवालों के जवाब जो है वो दे पा रहे हो या आपको डिफिकल्ट जा रहा है, प्लीज बताइए मुझे, तो उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड भी कम ज्यादा कर सकती हूँ. और मैं तो ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों का लॉ एक बार पढ़ के हो चुका होगा, तभी आपको ये सेशंस का फायदा होगा. अगर आप की एक रीडिंग भी नहीं हुई है तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर दैट यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स टू व्हाटएवर इज बीन स्टेटेड ओवर हियर. ठीक है, आ जाइए, चलो लेट्स स्टार्ट. So LLP is an alternate corporate business vehicle that gives the benefits of limited liability and the flexibility of partnership. तो ये तो क्वेश्चन ही हमने कॉपी कर दिया है. अब जवाब देते वक्त हमको 2 पॉइंट्स को केटर करना जरूरी है. पहला वाला पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा वाला जो पॉइंट है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. तो आप लोग जानते हो कि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द LLP अलोन. He is not an agent of the other partners, जिसकी वजह से पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन. उससे ज्यादा आप पार्टनर से पैसा डिमांड नहीं कर सकते. और जब मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती हूं तो LLP अलाव करता है अपने पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, बिकॉज इवेंचुअली पार्टनर्स कैसे काम करेंगे ये लिखा जाता है इन द LLP अग्रीमेंट, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से क्या हो जाता है ना, बहुत सारे स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है वो एनकरेज होते हैं LLP के रूप में बिजनेस करने के लिए. और कोई बाहर वाला व्यक्ति जो है अगर उसको कुछ पैसा भी इन्वेस्ट करना है इन द LLP तो फिर वो झिझकता नहीं है, क्योंकि ये बंदा अपने हिसाब से काम जो है वो कर सकता है. सो सी दिस इज अ 6 मार्क्स आंसर बट द लेंथ इज वेरी स्मॉल. सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के 6 नंबर के लिए इतना लिखना है, 7 नंबर के लिए इतना लिखना है, 4 नंबर के लिए इतना लिखना है. इट इज नॉट प्री डिसाइडेड. क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा और आपकी लेंथ जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी. ओके, चलो आ जाइए, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन नंबर 3. बस आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है. 3:30 तक हमारा ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो हर रोज आपको ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे का टाइम मुझे देना है. संडेज ऑफ कोर्स इज गोना बी एन ऑफ फॉर यू एंड मी. तो संडे आप भी मजे नहीं, एक्चुअली आप मजे नहीं करोगे, मैं मजे करूंगी, आप पढ़ाई करना. ठीक है, मैंने अपने वक्त पे पढ़ाई की थी और सजे उठाए थे, अभी आप भी थोड़ा सैक्रिफाइसेस करना और अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि इवेंचुअली वो दिन आएगा आपके रिजल्ट का व्हेन यू विल फील प्राउड ऑफ ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव डन इन दीज डेज, है ना. जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि समय अभी बहुत कम है और पढ़ाई हमारी बहुत ज्यादा करनी बाकी है.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना 100%, इनफैक्ट मोर देन 100% देना पड़ेगा, तभी हम उन सारे लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे जिन्होंने एक बार हमें कहा था कि हम जो है नहीं कर सकते। इनफैक्ट किसी और के लिए क्यों, हम ये जो कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए ही कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हमें ये कोर्स करना है, हमें सीए बनना है, हमने कुछ सपने अपने लिए देखे थे, तो उन सपनों को तो हमें ही पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि कभी आप डिस्ट्रैक्टेड हो, मूवी जाने की इच्छा हो रही है, बाहर डिनर पे जाने की इच्छा हो रही है, बोलिंग करने की इच्छा हो रही है, तो मैं आपको सबसे बेस्ट टेक्निक देती हूं। आप एक काम कीजिए, सिक्का तो आपके पास होगा 1 रुपए का, 1 रुपए के सिक्के को उछाल देना। हेड्स अगर आया तो आपको कहीं नहीं जाना है, एग्जामिनेशन तक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर टेल्स आया तो आपको कॉइन को वापस से फ्लिप करना है, तब तक फ्लिप करते रहना है जब तक वापस से हेड्स ना आ जाए, ठीक है। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, अब आपका पढ़ने का समय है। मस्ती का जब टाइम आएगा मैं और एक मीटिंग ले लूंगी आप लोगों के साथ और आपको 10 क्या 100 बातें बता दूंगी कि आप क्या सारी चीजें कर सकते हो ड्यूरिंग योर वेकेशन। बट राइट नाउ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, वो है पढ़ना, ठीक है। बार बार अपने आप को याद दिलाते जाओ, मैं तो हर रोज आपको याद दिलाने वाली हूं कि पढ़ ले बेटा, तू पढ़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो अपने माँ को बोल देना कि हर 1 घंटे के बाद आपके पास आए, और अगर आप टाइम पास कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, सीरीज देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो 2 थप्पड़ लगा के चले जाए, तो बराबर आपको याद आ जाएगा कि हमें पढ़ना है, ठीक है। माँ को बोल देना, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर जो हमेशा हर एक बच्चे को मिलती थी स्कूल में, उस स्ट्रिक्ट टीचर का रूप आपकी माँ लेनी चाहिए टिल द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके बाद उसकी माया आएगी, पहले ये स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए। तो ये जो 1 मिनट मैंने बोला है, इसका आप क्लिप निकाल के अपनी माँ को जरूर भेज देना और बोल देना कि वो आज के बाद से आपके साथ बड़े ही स्ट्रिक्ट बर्ताव में बिहेव करे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है 7 मार्क्स का, अगेन दिस क्वेश्चन इज, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन मेसर्स ए बी एंड कंपनी। नाम तो देखिए कहां कहां से इंस्टीट्यूट लाता है, ए बी और कंपनी का नाम है व्हाटएवर, इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, ए बी and company. Firm is doing business of trading of plastic bottles. A is authorized to sell the stock of plastic bottles. It was decided between them that A should sell the plastic bottles at a minimum price which has been decided, and if A sells at a price less than the minimum price, he should first take the permission of B. But now check it out guys, अब सबसे important चीज जो है इस क्वेश्चन की, due to a sudden change in the government policy, the price of plastic bottles was continuously declining. See, to save the loss of the firm, A sold a stock at a lower price. Meanwhile, A tried to contact B but could not do so as B was on a foreign trip. Afterwards, when B came, he filed a suit to recover the difference of the sales price. मतलब एहसान फरामोश बंदा है ये, हर एक दोस्त कमीना होता है, between the sales price and the minimum price of the firm, whether B can do so under the provisions of the Indian Partnership Act 1932. तो अब आप लोग जानते हो यहाँ पे वेरी गुड, कौन है ये बच्चा जिसने प्रिंस एंड साहिल, क्या बात है, स्ट्रॉबेरी एंड खुशी, स्ट्रॉबेरी अपना नाम तो बता दीजिए, आप लड़का हो या लड़की हो, मतलब और अदर्स वट एवर इट इज, ऐसे ऐसे नाम क्यों रखते हो आप, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आप इस सवाल का जवाब जानते हो। ऐसे तो जो भी आपके प्रोटोकॉल्स है और पार्टनरशिप डीड में आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को करना होता है फॉलो। बट अगर आपने तो रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यस,
वैसे तो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, बट अगर 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 कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई और इमरजेंसी की सिचुएशन में अब आपके सामने ये सिचुएशन है कि आप आपके फर्म को लॉसेस होने से बचाना चाहते हो या लॉसेस को कम करना चाहते हो, तो इमरजेंसी के केस में पार्टनर को पावर दिया गया है कि वो सारे एक्शंस ले सकता है ताकि फर्म को कम से कम नुकसान हो। यहां पे आपको एक्सप्रेसली कोई पावर की जरूरत नहीं होती है, ये पावर आपको ऑलरेडी ग्रांट किया गया है एज अ पार्टनर, और यहां पे इस बंदे ने एग्जैक्टली वही चीज की है। देखो, जनरल रूल अलग कहता है। जनरल रूल तो कहता है अगर आपने आपके पावर्स को एक्सीड किया और पावर्स एक्सीड करने के वजह से आपके हरकतों के वजह से फर्म को नुकसान हो गया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे पार्टनर्स जो है आपसे नुकसान की भरपाई ले सकते हैं। बट क्या यहां पे जनरल रूल एप्लीकेबल होगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। यहां पे जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पे एप्लीकेबल होगा उसका एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन वही चीज कहता है कि अगर आपने इमरजेंसी में कुछ काम कर लिया तो फिर इमरजेंसी में काम क्यों किया? फर्म को नुकसान से बचाने के लिए। तो आपने इनफैक्ट जो भी खर्चा भी उठाया है ना फर्म को नुकसान से बचाने के लिए, ये खर्चा आप क्या कर सकते हो? एज अ पार्टनर आप फर्म से रिकवर कर सकते हो। सो दैट्स द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस और नो गाइस? यस। कुछ कुछ बच्चों की मम्मी ही साथ में बैठी है, अच्छी बात है बेटा। अब अगर लेक्चर देखते देखते भी आपका ध्यान इधर उधर भटक गया या आपने यूट्यूब से कोई दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच कर दिया, वहां पे मम्मी है आपको फटका देने के लिए। वेरी गुड आंटी, वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे ही रहिए बेटा बच्चे के सामने। ऐसे टाइम पे ना आपको दुर्गा माता का रूप लेना होगा और ममता को छोड़ना होगा, ठीक है? आ जाइए। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पहले तो हम प्रोविजंस लिखेंगे। तो प्रोविजन क्या कहता है? Every partner has a right to be indemnified by the firm in respect of the payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and the proper conduct of the business of the firm, as well as the performance of an act in an emergency. Why did you do this act? For protecting the firm from losses. For protecting the firm for losses. तो हमने यहाँ पे क्या किया है? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही थी और हमको दिख रहा था कि हमारा नुकसान होने वाला है, तो एटलीस्ट नुकसान हम मिटा तो नहीं सकते थे बट नुकसान हम कम कर सकते थे। इसलिए इस बंदे ने क्या कर दिया? मिनिमम प्राइस जो डिसाइड हुआ था उससे भी कम में बॉटल्स को बेच दिया, है ना? तो अगर ये बंदा नहीं होता, कोई दूसरे बंदे का अपना पर्सनल बिजनेस होता, तो वो भी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में यही कदम उठाता जो इस बंदे ने उठाया है। तो यहां पे आप देखो, जरा ध्यान से देखो, यहां पर लिखे हुए हैं सारे प्रोविजंस। प्रोविजंस के बाद आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो फैक्ट्स। तो यहां पे तो क्वेश्चन जैसा दिया है, जो आपको कोर फैक्ट्स नजर आ रहा है वो आपको फैक्ट्स में यहां पे लिखना होगा कि ए बी का ये पार्टनरशिप फर्म है और उनका बिजनेस है तो ट्रेड इन प्लास्टिक बॉटल्स, और फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि मिनिमम प्राइस के नीचे नहीं बेचना है, बट फिर इस बंदे ने इमरजेंसी के कारण क्या किया? लोअर प्राइस में बेच दिया टू सेव द फर्म फ्रॉम द लॉसेस। और इवेंचुअली लास्ट पॉइंट में आप दोगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि ये जो हमने बेचा है ये सिर्फ बेचा था फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए, इसलिए ये बंदे को खुद लॉसेस बेयर करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स हाउ योर आंसर विल बी ड्राफ्टेड टू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आप लोग सब हो ना कि सो गए? आप लोग मुझे बताना जरा प्लीज, प्लीज 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 लाइव चैट में बताना, गिव अ थम्स अप इफ यू आर ऑल लिसनिंग टू वट एवर आई एम सेइंग एंड डिस्कसिंग। क्या सारे सवालों के जवाब आपको देते आ रहे हैं? अगर देते नहीं आ रहे, एटलीस्ट मैंने डिस्कस करने के बाद क्या आपको याद आते जा रहा है? जल्दी 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 मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, मुझे फटाफट फटाफट। तब तक मैं अगला वाला क्वेश्चन पढ़ती हूं। अगला वाला क्वेश्चन इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3B, बट ये 3B के दो पार्ट से 1 and 2, तो ये 4 और 3 ऐसे करके ये क्वेश्चन नंबर 3B भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ग्रेट, वंडरफुल। चल देखो, टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड। सो क्वेश्चन में फैक्ट नहीं बता दिया है, एक कंपनी है जो होल्डिंग है और दूसरी कंपनी है जो क्या है, उसकी सब्सिडरी है।
एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, टर्नओवर जो था वो 1.80 करोड़ है, ठीक है, और पेड अप शेयर कैपिटल इज 80 lakhs. The board of directors want to avail the status of small company, but the company secretary advised के हमारी ये जो कंपनी है वो स्मॉल कंपनी की तरह कैटेगराइज नहीं हो सकती. अब आपको बताना है कि कंपनी सेक्रेटरी का स्टैंड करेक्ट है या इनकरेक्ट है बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो ये तो मैंने आपको कहा था, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ये सारे प्रोविजंस जो है 1% कंपनी आईसीआई के फेवरेट प्रोविजंस है, एंड दीज आर लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स. बट अब देखो, यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द आंसर कि स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी नहीं है. आपको पहले क्या बताना पड़ेगा, आपको आईसीआई को बताना पड़ेगा कि मुझे प्रोविजंस आते हैं. तो आप बताओगे स्मॉल कंपनी क्या होती है, आप ये भी बताओगे उसके नीचे कि स्मॉल कंपनी का प्रोविजन कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है. क्योंकि देखो यहां पे हम लोग एक्सेप्शंस पे ही आने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को एक एक्सेप्शन अट्रैक्ट होने वाला है. होल्डिंग सब्सिडरी के कंपनीज को स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. तो आपका आंसर तो है, कंपनी सेक्रेटरी का जो कंटेंशन है वो करेक्ट है, बट क्या ये मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स जैसा पेपर है, एक सवाल 4 गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 4 महीने बाद अटेम्प्ट दे दो? नहीं, ये तो हमारा लॉ का पेपर है, आपका फेवरेट पेपर. इसमें तो आपको आईसीआई को बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा कि क्यों कंपनी सेक्रेटरी का कंटेंशन करेक्ट है. तो पहले आप प्रोविजन लिखोगे और आप लिखोगे, क्या लिखोगे? स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी विच इज, आप लोग जानते हो 3 कंडीशंस एक साथ एंड फुलफिल होना जरूरी है. पहली बात तो आपकी कंपनी शुड बी अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी. उसका पेड अप शेयर कैपिटल, अब मैं एक्ट विद द रूल्स कह रही हूं, shall not exceed 4 crores and the turnover shall not exceed 40 crores. But of course, this provision does not apply to holding and subsidiary companies registered under section 8 and any company which is governed by a special act. इस सवाल में अगर आप देखोगे तो यहां पे हमने क्या कर दिया, ये सारे पॉइंट्स में हमने कवर कर दिए हैं प्रोविजंस, और प्रोविजंस में हमने एक्ट और रूल्स दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है. और फिर यहां पे हम देंगे उसके फैक्ट्स, और फैक्ट्स के बाद हम देंगे कंक्लूजन. आई होप आप लोग सब कुछ नोट कर रहे हो मेरे साथ साथ. प्लीज डू नॉट चीट योरसेल्व्स. फेल होगे तो आप होगे, मैं नहीं होगी, ठीक है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी हूं, ठीक है? सुनो, यहां पे तो हमने फैक्ट्स दे दिया, बट फैक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि ये दोनों कंपनीज के बीच में जो रिश्ता है वो है होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप. और क्योंकि इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, भले ये कंपनी का टर्नओवर 1.8 CR है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 80 lakhs है, फिर भी हम इस कंपनी को स्मॉल कंपनी की तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, एंड thus the contention of the company secretary is correct. So this is how you're going to give the answer to this particular question. इसी में बट अगर आप देखोगे ना 3B का there is one more part number 2. 3B का part 2 कंपनीज एक्ट का ही है, जो कहता है in the Flower Fans Private Limited, whatever company है, कुछ private company, there are only 5 members. All of them go in a boat on a pleasure trip into the open sea. क्या शौक है, शौक. The boat capsizes and all of them died and drowned. तो basically it's a private company, 5 members, all of them died. अब आपको बताना है कि क्या company is no longer in existence. And is it correct to state that a company being an artificial person cannot own property and cannot sue or be sued? मतलब basically this is a question relating to the features of a company. इतना easy question है जो 3 मार्क के लिए ICAI ने जो है वो पूछा है. I'm sure सारे बच्चे जो है इस सवाल का जवाब तो दे ही पाएंगे.
तो आप लोग जानते हो सबसे पहली बात तो हर कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। हर कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच हैज परपेचुअल सक्सेशन। सो इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई, द कंपनी विल स्टिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, इट हैज अ परमानेंट एग्जिस्टेंस। जब तक आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करके कंपनी को डिसॉल्व नहीं करते हो, कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। तो यहां पे भले ही सारे मेंबर्स की डेथ हो गई है, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने कहा है कि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकती, वो स्यू नहीं कर सकती, इट कैन नॉट बी स्यूड। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट। इनफैक्ट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स अ पर्सन, इट्स अ पर्सन, and thus it has existence in the eyes of law, and thus because it's a separate person, it can own property, it can incur liabilities, it can sue and be sued in its own name. तो जो सेंटेंस दिया है वो टोटली इनकरेक्ट है इन द क्वेश्चन. सो दैट्स हाउ योर आंसर इज गोइंग टू बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्या बात है, क्या बात है. मैं चाहती हूं अभी तक जो भी बच्चे जुड़े हुए एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए. बहुत अच्छा कर रहे हो आप, रिवीजन बहुत अच्छे से, आप आंसर्स भी दे रहे हो इन द चैट बॉक्स. आई एम सो प्राउड ऑफ योर. कल से हमारे सेशंस आफ्टरनून में नहीं रहेंगे. आज थोड़ा सा मेरे साइड से ही प्लानिंग में गड़बड़ हो गया था, तो 10 बजे स्टाफ आने के बाद मैंने कोऑर्डिनेट किया. फ्रॉम टुमारो हम 11 बजे चालू कर सकते हैं सेशन को. सुबह 11 बजे हम सेशन को शुरू करेंगे. सो 11 to 1 में द सेशंस विल बी डन. तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा. मॉर्निंग टाइम में अगर हम थियोरी कर लेंगे तो हम दोनों भी कंफर्टेबल रहेंगे. आई नो पोस्ट लंच आप लोग आए हो, बट वेरी गुड टू यू. कुडोज टू एवरी वन ऑफ यू ऑल हु इज वॉचिंग द लेक्चर लाइव, एंड कीप इट अप बेटा. योर एफर्ट्स विल श्योरली बी रिवॉर्डेड one day. Okay, so just make a note that tomorrow we will be starting the session at 11 o'clock in the morning. Okay, 2 घंटे आपको मुझे देने हैं, उससे ज्यादा मैं डिमांड नहीं करूंगी, क्योंकि लॉ एक लौता सब्जेक्ट नहीं है, बाकी के 3 पेपर्स के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इसीलिए हम लोग 2 घंटे पढ़ाई करेंगे. ठीक है, संडे के दिन छुट्टी रहेगी. कल तो यही नोट्स आपको काम में आ जाएगी, क्योंकि आज हम लोग 9 क्वेश्चंस कर रहे हैं. कल हम लोग 9 क्वेश्चंस करेंगे और पहला एमटीपी खत्म हो जाएगा. परसों के जो नोट्स रहेंगे वो मैं कल शाम तक टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी. अगला जो क्वेश्चन है जो 6 मार्क का है, इट्स अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, जो कहता है एंटिसिपेटरी ब्रीच जो होता है इज अ ब्रीच अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड. ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है. पहले आपको बताना पड़ेगा एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, और फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे. क्लास में हमने वो एक चार्ट बनाया था, अगर आपको याद होगा. ब्रीच क्या होता है, ब्रीच के 2 टाइप्स, एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच. एंटिसिपेटरी ब्रीच के और 2 बच्चे, फिर उसके और 3 बच्चे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज टू राइट, बट ऑफकोर्स यहां पे आप चार्ट फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, यहां पे आपको थ्योरी फॉर्मेट में लिखना होगा. ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहली बात तो आप लिखोगे एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या. उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में ही एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है वो लिख दिया. तो आपका पहला सेंटेंस जो धमाकेदार सेंटेंस रहेगा इज गोइंग टू बी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज. तो छोटी छोटी चीजें होती है, उसको ना आप थोड़ा सूझबूझ अगर अप्लाई करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा. बहुत सारे प्रोविजंस तो आपको क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट करने, और ऐसा लगेगा वाह क्या बात है, आपने तो एकदम लीगल लैंग्वेज में जो है वो आंसर लिख दिया है. ये छोटी हैक्स है, यू विल अंडरस्टैंड एज द डेज पास बाय, और ये सेशंस के एंड तक आपको समझ में आएगा कैसे ये हैक्स को यूज करना है और कैसे क्वेश्चन से आपको आंसर्स बनाने हैं. ये सेशंस के बाद तो पक्की बात है आपके 5 से 10 नंबर्स तो बढ़ ही जाएंगे मिनिमम, पक्की बात है ये. ओके, तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिसिपेटरी ब्रीच. देखो, एंटिसिपेटरी ब्रीच इज दैट ब्रीच विच इज अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड.
और अगर पार्टी ने रिफ्यूज किया है परफॉर्म करने के लिए या वो अनविलिंग है परफॉर्म करने के लिए बिफोर द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, तो ऐसी ब्रीच को कहेंगे हम एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब देखो एंटिसिपेटरी ब्रीच की वजह से अब क्या होगा, सामने वाली पार्टी के पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक, एंटिसिपेटरी ब्रीच को हम क्या करेंगे, एक्चुअल ब्रीच ट्रीट करेंगे एंड वी विल नॉट इवन वेट फॉर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और उसी दिन पे हम सामने वाली पार्टी को कर देंगे स्यू। बट अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिसाइड दैट यू डोंट वांट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ना रिसाइन करते हुए यू विल ट्रीट इट स्टिल एज ऑपरेटिव एंड यू विल वेट फॉर द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल डेट आ चुका, उस वक्त अगर बंदे ने परफॉर्म किया तो फिर तो क्या बात है, अभी भी नहीं परफॉर्म किया तब भी बेशरम था, अभी भी बेशरम है, तो अब एंटिसिपेटरी ब्रीच एक्चुअल ब्रीच हो गया है और आप स्यू करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। बट अब यहां पे एक दिक्कत आ सकती है, मीन टाइम ऐसा कोई हादसा हो गया जिसके वजह से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, तो वो वाला बंदा जो है वो इस सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का फायदा उठा सकता है, क्योंकि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। सो नाउ द चॉइस इज ऑल योर्स, आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आखिरी वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 3:30 तक हमारा सेशन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो है 4A का 1 पार्ट क्या कहता है, लेट्स चेक इट आउट। 4A का पहला पार्ट कहता है, नीतीश गुप्ता इज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस। फॉर द पर्पस ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मेसर्स बाबा ब्रिक हाउस टू सप्लाई 10,000 ब्रिक्स ऑन 12th अगस्त। तो 10,000 ब्रिक्स 12 अगस्त तक सप्लाई करने के लिए कहा है। मेसर्स बाबा ब्रिक हाउस हैज 2 लॉरीज 5,000 कैपेसिटी, 5 मतलब 10,000 हो गया। On 12th August, one of the lorries was not in a working condition. So Baba Brick supplied only 5,000 bricks. आपने कितने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, 10,000, आप सप्लाई कितना कर रहे हो, 5,000, and promised Nitish Gupta to supply the rest 5,000 bricks on the next day. Nitish Gupta wants to cancel the contract as Baba Bricks did not supply the brick as per the contract. Baba Brick gave the plea that no fault has been made from his part, hence the contract should not be cancelled. अब आपको बताना है क्या नीतीश इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्वेश्चन क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट तो ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, चैलेंजिंग तो है, बट देखो अगर सारे क्वेश्चंस इजी रहेंगे तो फिर सीए के कोर्स में मजा ही क्या आएगा। आप लोग जानते हो कुछ 2-3 क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन में ट्रिकी आने ही वाले हैं, बट वो 2-3 लेकर आपको आपका दिमाग जो है वो खराब नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस दैट यू नो रियली वेरी वेल एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स 15 में से कुछ तो ऐसे भी होंगे जो आप ऑप्शन में छोड़ोगे, बट एटलीस्ट बाकी के 12 क्वेश्चंस पे तो आप फोकस कीजिए। फॉरगेट अबाउट दीज 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहती हूं, हर पेपर में, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो अकाउंट्स है, या चाहे वो लॉ है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी आने वाले हैं, और एक पेपर ऐसा रहेगा जो ओवरऑल ट्रिकी आने वाला है। ठीक है, वो कोई भी पेपर हो सकता है चारों में से, आई डोंट नो, इट कैन बी लॉ, इट कैन बी अकाउंट्स, इट कैन बी मैथमेटिक्स, और वेरी रेयरली इट कैन ऑल्सो बी इकोनॉमिक्स ऑल्सो। बट याद रखना, अगर पेपर टफ जा रहा है या पेपर टफ आया है, वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं आया है, वो पेपर सारे इंडिया के वो 1 लाख बच्चों के लिए टफ आया है। तो मायूस होने की बात नहीं है। डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, चैलेंजिंग है तो सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपका दिमाग उस पे फोकस करना चाहिए। किस पे फोकस करना चाहिए? जो आपको आता है। वो तो बाकी का आपको वैसे भी नहीं आने वाला है, तो एटलीस्ट ट्राई टू कवर अप दोज क्वेश्चंस बाय attempting the remaining question in a better manner, good presentation, good writing, underlining, writing down in point wise format and everything। तो जो आपके कंट्रोल में है, जो आपको आता है, उसमें आपका बेस्ट दीजिए। जो वैसे भी डिफिकल्ट जा रहा है उसको तो आपको छोड़ना ही है। ठीक है, इजी नहीं जाने वाला है। अगर आपको लगता है सब कुछ केक वॉक है, तो नहीं बेटा, ये सीए की एग्जामिनेशन है, डिफिकल्ट तो होने वाला है। इजी होता तो सब लोग ही चार्टर्ड अकाउंटेंट होते, तो फिर तो ये कोर्स की कभी वैल्यू रहती ही नहीं। ठीक है,
और वैसे भी ये सेशंस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आप डिफिकल्ट के लिए भी रेडी हो जाए। आपको टफ बनाना है मुझे, ताकि आप मुझे लेटर ऑन थैंक करें। अभी आप 2 घंटे कम सो और ये सेशंस देखो, ओके, बट अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि पेपर अगर डिफिकल्ट भी आ जाए, आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी पता है कि कैसे वो डिफिकल्ट पेपर से आपको डील करना है ना? हो ना मेरे साथ आप लोग? यस, चलो आ जाइए। तो इस सवाल का जवाब कैसे दोगे, इसके प्रोविजंस क्या है? सुनो मेरी बात। सी, डिलीवरी अगर आपको देनी है गुड्स की, आपको फुल डिलीवरी देनी पड़ेगी। ये परफॉर्मेंस के चैप्टर का ये क्वेश्चन है। पार्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म करो, आधा अधूरा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जहां पे यूनिट नंबर 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कहता है परफॉर्मेंस मतलब क्या, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट जब हम कह रहे हैं ना फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम चाहते हैं दैट द परफॉर्मेंस शुड बी गिवन फॉर द होल ऑब्लिगेशन एंड नॉट फॉर पार्ट। अगर आप पार्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो, देन दिस परफॉर्मेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड परफॉर्मेंस। ये जो 2 सेंटेंसेस मैंने हाईलाइट किए इज द मेन प्रोविजन ऑन विच द क्वेश्चन हैज बीन बेस्ड। ये तो हमने लिख दिए प्रोविजन। फिर हम लिखेंगे फैक्ट्स, तो वो तो आपको लिखना पड़ेगा कि 10,000 ब्रिक्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट सप्लाई हुए 5,000 और बाकी के लिए कहा था कि 5,000 नेक्स्ट डे पे सप्लाई हो गए। और फिर प्रोविजंस को जब आप फैक्ट्स पे अप्लाई करोगे, देन इवेंचुअली आप ये कंक्लूजन दोगे। क्या कंक्लूजन दोगे? दैट बाबा ब्रिक्स हाउस जो कह रहा है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस अगर आप दे रहे हो बाबा ब्रिक्स, वी आर वेरी सॉरी बट प्लीज गिव द परफॉर्मेंस फॉर द होल ऑब्लिगेशन। ओके, पार्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी टेकन एज अ वैलिड परफॉर्मेंस। तो नितेश जो कह रहा है वो बिल्कुल राइट है, और अगर वो चाहे वो कॉन्टैक्ट को कर सकता है अवॉइड। इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आया है या आपको डिफिकल्ट गया है ये क्वेश्चन, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन विद रेड और वट एवर, राइट इंपॉर्टेंट और अलर्ट और समथिंग विच विल later on for your reference you can refer to these questions जो आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग गए थे। तो आपको वापस से पूरे MTP को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आप बाद में नेक्स्ट वाले रिवीजन में वही क्वेश्चंस रिफर कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि आप आज के सेशन में नहीं कर पाए, तो अपने आप फिल्टरिंग जो है वो होते जाएगा। ठीक है? यस, क्या बात है, वेरी गुड आशा, खुशी, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक NI का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आई थिंक अगला वाला क्वेश्चन NI का ही है। नहीं, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली बहुत बड़ा है, आप लोग जानते हो। आप लोगों को कितने, आई थिंक 8 या 9 यूनिट से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अराउंड 34-35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इंस्टीट्यूट के इन द एग्जामिनेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको हटा देना अभी। Next, question number 4A2. Rahul, a transporter, was entrusted with the duty of transporting tomatoes from rural farm to a city by Ashwin. ये क्वेश्चन पढ़ते से मेरे को समझ में आ गया है कि ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। तो ये ट्रांसपोर्टर है, उसको लाल टमाटर बड़े मजेदार एक गांव से दूसरे शहर में लाने थे, बट बहुत जोर की हो गई बारिश, जैसे पुणे और मुंबई में पिछले 2 दिनों से हाल है, और उसके वजह से राहुल वॉज स्ट्रैंडेड फॉर मोर देन 2 days। अब टमाटर है, पेरिशेबल गुड्स है, ऑलरेडी बारिश का मौसम है, सड़ जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इससे राहुल ने क्या किया, सारा टमेटोज का कंसाइनमेंट जो है बाजू के गांव में भेज दिया, क्योंकि उसको डर लग रहा था सारे टमाटर हमारे खराब हो जाएंगे। अब कुछ कम रेट में उसने बेचा होगा, तो अश्विन तो बड़ा नाराज है, कह रहा है हे राहुल, ऐसे कैसे तूने कम प्राइस में टमेटोज को बेच दिया, हमको उसके वजह से नुकसान हो गया, अब हमें हमारा पैसा दो। तो अब सवाल उठता है, क्या आप राहुल से पैसे रिकवर कर सकते हो?
तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो. वेरी गुड. दिस इज एजेंसी. यू एक्टेड एज एन एजेंट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एजेंसी बाय नेसेसिटी. तो कभी अगर ऐसा सर्कमस्टेंस आ गया जहां पे इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, आप प्रिंसिपल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो और आप क्या चाहते हो, आपका तो फेथ गुड है, आप प्रिंसिपल का नुकसान कम करना चाहते हो, जिसकी वजह से आपने कुछ एक्शंस ले लिए. ये एक्शंस विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल. तो यहां पे वही चीज हम लिखने वाले हैं. सी दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स. तो आप कैसे आंसर दोगे फॉर दिस क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स? सी चेक इट आउट. पहली बात तो आप कहोगे एजेंट जो है उसके पास ऑथोरिटी है कि इमरजेंसी में वो सारे काम कर सकता है ताकि वो उसके प्रिंसिपल को नुकसान होने से बचा दे. जो कोई बंदा करेगा अगर उसके पास कॉमन सेंस है तो इन हिज ओन सर्कमस्टेंस. ये हमने प्रोविजन दे दिया. फिर हम कहेंगे इस वाले केस में क्या हुआ है. इस वाले केस में हमने देखा है क्या हुआ है कि हमारे राहुल ने टोमेटो इसको बेच दिया है एट अ प्राइस लेसर देन दैट वाज एक्सपेक्टेड, जिसके वजह से ना चाहते हुए भी बट अश्विन को क्या हो गया, नुकसान. बट आप भी सोचो अगर राहुल बेचता नहीं तो जो पैसा है उतना भी नहीं मिलता. सो इनफैक्ट यू शुड बी थैंकफुल टू राहुल. हाँ, तो Rahul is an agent by necessity and Ashwin will not succeed against him for recovering the losses. So that's how you would answer for a 3 marks का क्वेश्चन. आप एक बार लेंथ जरूर देख लेना 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कितना लिखना है. तो जो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, आपके सामने सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस है और क्वेश्चंस के आगे उसके मार्क्स भी है. सो यू नो व्हाट्स द लेंथ दैट इज एक्सपेक्टेड. आगे के दोनों डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन है, तो मैं यहीं पे रीड कर रही हूं दोनों क्वेश्चंस और आंसर्स में एक साथ ही डिस्कस कर रही हूं. 4B एंड 4C नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत ही जनरल क्वेश्चन ICAI ने पूछा है. और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका सबसे फेवरेट चैप्टर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ, अरे इन द इंडियन लीगल सिस्टम. क्या बात है. तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 6 मार्क का क्वेश्चन है और नेगोशिएबल का 7 मार्क का है. अभी तक नया पेपर पैटर्न आने के बाद ICAI ने हर अटेम्प्ट में 6 मार्क का क्वेश्चन जो है वो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर पूछा है. वैसे तो वेटेज वाइज मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने कहा है 0 to 5 मार्क्स कितना भी नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बट अभी तक ICAI ने हर अटेम्प्ट में 6 नंबर के क्वेश्चन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे पूछे हैं. अगर आप चैप्टर देखोगे नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से बहुत कम है, तो अगर आप स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स फॉलो करते हो, सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर जो है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. और मैंने यूट्यूब पे उसके 2 वीडियोस भी डाले हैं, 1.5 घंटा 3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. अभी तक अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया है, आप वीडियो देख लो, उधर ही लर्न कर लो और खत्म कर लो. 6 नंबर आपके पॉकेट में मिल जाएंगे. तो व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वैसे मैं आपको बताना चाहती हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं किया गया है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. सिर्फ कहा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड अ चेक. बट अब देखो, अभी तो हमें आंसर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे. हम कहेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ईदर बाय डिलीवरी और बाय डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट. वो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट बेयरर है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ना. एक्ट ने तो कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है फॉर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. एक्ट सिर्फ ऐसा कहता है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विच इज बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड अ चेक. प्लस बोला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड, ऑफ कोर्स इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है उसका टाइटल जो होता है इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स. और आप लोग जानते हो इंस्ट्रूमेंट बिकम्स क्लीन एंड क्लियर ऑफ एवरी डिफेक्ट. इंस्ट्रूमेंट आप जितनी बार चाहो उतनी बार उसको ट्रांसफर कर सकते हो जब तक आपका मन नहीं भरता. प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस है, बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर है, and then the amount payable must be certain
and the instrument shall also be delivered. Delivery बहुत important character है of a negotiable instrument, नहीं तो फिर आप payment recover नहीं कर सकते. ऐसे करके हमारा question था on the Negotiable Instruments Act. And the last question for today's session is Indian legal system में लॉ को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. ऑफ कोर्स आपको सिर्फ हेडिंग नहीं लिखना है, हेडिंग के साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है. सबसे पहली बात तो आप जानते हो, दो मेन जो है वो है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ. फिर हमारा कॉमन लॉ है और हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो ऐसे करके आपका आंसर 4 हिस्सों में डिवाइड होगा. क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, क्या हो रहा है, एक ही मिनट, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और एक फोर्थ भी होगा द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. और सिर्फ हेडिंग दे के बात नहीं बनेगी, ऑफ कोर्स आपको उसके पॉइंटर्स भी लिखने हैं. तो क्रिमिनल लॉ मतलब क्या होता है, विच इज कंसर्न, क्रिमिनल लॉ वो लॉ है विच इज कंसर्न विद द लॉ पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द लॉ ऑफ पब्लिक रॉन्ग्स एंड ऑल्सो द पनिशमेंट रिलेटिंग टू द सेम. सो बेसिकली क्रिमिनल लॉ बिगर कंसर्न्स को केटर करता है, बल्कि इसी का ऑपोजिट जो है इज अ सिविल लॉ, जहां पे जो भी मैटर्स है जो डिस्प्यूट से रिलेटेड है बिटवीन दो इंडिविजुअल्स या दो ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसने ली है, सिविल लॉ ने ली है. सो बेसिकली सिविल लॉ जो है बेसिकली प्राइमरी फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट. क्रिमिनल लॉ का ज्यादा फोकस है पनिशमेंट के ऊपर और सिविल लॉ का जो फोकस है वो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए. और अपना ये जो सिविल लॉ है उसके और दो टाइप्स है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड द लॉ ऑफ टॉर्ट. इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा तो ही आपको नंबर्स मिलेंगे. कॉमन लॉ में आपको बोलना पड़ेगा कि बहुत बार सारी चीजों को हम लिख नहीं पाते हैं इन द लॉ और डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो हम कोर्ट में जाते हैं और जुडिशियली देयर आर सर्टेन जजमेंट्स विच आर गिवन बाय द ऑनरेबल जजेस. केस लॉज जिनको हम कहते हैं, जैसे कि हमने आज एक क्वेश्चन में किया था एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची, ये केस लॉज जो होते हैं इसी को कहा जाता है एज कॉमन लॉ. तो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, हाई कोर्ट हो, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है. इनफैक्ट उसका जजमेंट कानून के बराबर होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत बार कॉमनली फॉलो भी होता है, एंड दैट्स द प्रिंसिपल of natural justice. So no one can be made a judge in his own case. And along with that और एक point है, hear the other party or give the other party a fair hearing. दोनों parties की बातें सुनी जाएगी और उसी के बाद judgment लिया जाएगा. Every party हम कहते हैं has an opportunity of being heard, है ना. एंड इसमें हमने और एक पॉइंट भी देखा था, जजमेंट कैन नेवर ओवरराइड और अल्टर अ कॉमन लॉ बट इट कैन ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट. इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज अ स्टैट्यूट. सॉरी, अ जजमेंट कैन ओवरराइड अ कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज एनी स्टैट्यूट. तो ऐसे करके ये चारों पॉइंट्स अलॉन्ग विथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा. अब देखो इस सेशन में आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ ही गया होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, उसके हिसाब से आपको वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सुन के बात नहीं बनेगी. ये सेशंस का तभी आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और बेनिफिट मिलेगा जब आप ऑलरेडी पढ़ लिए हो फॉर द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स, तभी आप जवाब दे पाओगे, डिस्कस कर पाओगे और आपको मजा आएगा इन सेशंस में. इन सेशंस को मैंने बहुत अच्छी तरह से प्लान किया है. मेक द बेस्ट ऑफ इट. आपके दोस्तों को भी ये वीडियो जो है आप शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो जाए. आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट आधा पेपर जो है अगर आप देखोगे हो गया है.
हमने आज ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस कर लिए। अभी जो हमारा बचा है बस क्वेश्चन नंबर 5 बचा है और क्वेश्चन नंबर 6 बचा है। क्वेश्चन 5 में आप देखोगे 3 क्वेश्चंस और क्वेश्चन 6 में भी 3 क्वेश्चंस है, वो हमारा कल हो जाएगा। कल हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो पेपर का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। बट आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से जवाब दिया है, सो आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। आज 7 बजे ना राइटिंग प्रैक्टिस में कैसे मास्टरी करनी है उसका वीडियो मैं प्रीमियर करने वाली हूं, तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी। वो वीडियो जरूर देखना और उसको फॉलो करना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको राइटिंग जो है उसमें मास्टरी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पेपर आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे आर इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। फाउंडेशन में तो लॉ डिस्क्रिप्टिव है ही, बट इंटर और फाइनल में सारे पेपर्स आपके डिस्क्रिप्टिव है। एमसीक्यू सिर्फ 30 नंबर के रहेंगे, तो आपको आज नहीं तो कल तो इस स्किल को डेवलप करना ही पड़ेगा, एंड द सूनर द बेटर, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में भी आपको उन चीजों का होगा फायदा। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहती हूं कि पढ़ते रहिए और कोई ऐसा कदम ना उठाइए जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। और बिफोर एंडिंग द सेशन एक कमेंट के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेती हूं, तो इससे आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा और हमारे बीच में भी इंटरेक्शन बना रहेगा। तो मुझे भी, क्योंकि अभी फेस टू फेस में तो कोई नहीं है, ये सारे सेशंस वर्चुअली है, तो मुझे भी एक बैक ऑफ द माइंड अच्छा लगते रहेगा कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रही हूं, मुझे सवालों का जवाब देना इन द कमेंट बॉक्स, नॉट इन द लाइव कमेंट बॉक्स, तो कमेंट वाला सेक्शन। पहली बात तो आपको मुझे बताना है ट्रू और फॉल्स में, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट में आपको बताना है दैट एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज void, but every void contract is not illegal. Okay, मैंने क्या कहा? Every illegal contract is void, but every void contract is not illegal. क्या ये करेक्ट है या क्या ये इनकरेक्ट है? पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला आपको ध्यान में है या नहीं, या मैं लिख लूं आप लोगों के लिए? मैंने कहा एवरी illegal contract is void, but every void contract is not illegal. आपको इसका मुझे करेक्ट या इनकरेक्ट जवाब देना है। दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन इज एन अग्रीमेंट is broader than a contract. तीसरा, a minor can be an agent. पांच क्वेश्चंस में दे रही हूं आपको, करेक्ट या इनकरेक्ट। ट्रू फॉल्स अगर लिखोगे ना गाली खाओगे मुझसे। आपको बोलना है करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो कंसिडरेशन required to create an agency. और पांचवा, a company can be formed for a charitable purpose.
ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाना है और मुझे बताना है ये 5 क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस जो है क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सिस्टमैटिकली 1 2 3 4 5 और 1 के आगे उसका जवाब, 2 के आगे उसका जवाब, ऐसे सिस्टमैटिकली आपको लिखना है, समझते हुए कि ये एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है। इससे ये समझ में आ जाएगा कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने क्लियर हो और कितने क्लियर नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल टुमारो एट 11 o'clock। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो जरूर प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।